हाँ जी, शुरू करें सर्विस टैक्स। मैंने आपको वैट करा दिया है एंड एज सच दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द सिलेबस। थोड़ा बड़ा है ये, नहीं थोड़ा बड़ा है ये, और ठीक है, व्हाट कैन बी डन, बट इतना डिफिकल्ट नहीं है। स्पेशली अगर आप मेरे को ध्यान से सुनो और साथ साथ पढ़ लो। मतलब जैसे एक्चुअली मैंने आपको पहले दिन से बताई एक बात और आज तक रिपीट करूंगी, जब मैं पढ़ाऊंगा किसी प्रोविजन को क्या है, सिंपल है। जब आप पढ़ोगे तो लगेगा कि हाँ कुछ दम है। तो इसलिए ऑलवेज इट इज बेटर कि जब मैं पढ़ाऊं तो घर जाके एक बार उसको करके पक्का कर लो कि हाँ आपको समझ में आ गया। अपनी तरफ से कोई स्पेशल पॉइंट्स लिखने तो लिख लो, है ना। मैंने आपको पहले बोला था, अब ये इंस्टीट्यूट की पॉलिसी है, आई डू नॉट वांट टू क्रिटिसाइज देम, बट वैट एंड सर्विस टैक्स 2 टॉपिक्स 50 नंबर के रखे हो, इतना बड़ा हवाई जहाज इनकम टैक्स भी 50 का रखा हुआ है, बट ठीक है, इट्स इन एनी वे बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स ओनली। क्या जा रहा है, आपको कोई नुकसान तो नहीं हो रहा ना इस बात से। 50 नंबर में 2 टॉपिक आ रहे हैं ना, तो इन 2 की तो बिल्कुल अच्छी तरह से होता है ना, बिल्कुल ध्यान से रिवीजन करा के इसको तो ऐसा टपाटप कर दो, ठीक है ना। तो ठीक है, इस 50 में से तो कम पूरे ही ले लो ऑलमोस्ट। बाकी इनकम टैक्स में से जितना पोर्शन मैक्सिमम कर सकते हो करो, छोड़ना उसको भी नहीं है। जिस बच्चे ने टारगेट रखा 90+ लेने का तो कोशिश करते रहो। ठीक होगी बात। नाउ सर्विस टैक्स क्या है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इट्स अ टैक्स ऑन सर्विसेज। इनडायरेक्ट टैक्स है, ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, शुरू से ही पढ़ रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। अब सबसे कॉमन एग्जांपल, आप सभी स्टूडेंट्स कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को फीस देते हो, साथ में सर्विस दे रहे हैं हम आपको, तो सर्विस टैक्स लग रहा है ना। और भी कहीं शायद आपने देखा हो सर्विस टैक्स लगा हुआ, शायद जो टेलीफोन के बिल्स आते हैं उसमें भी सर्विस टैक्स लगा हुआ है। और कई रेस्टोरेंट्स वगैरह भी कुछ सर्विसेज के लिए सर्विस टैक्स लेते हैं। वैसे तो यूजली वहां पर सेल या वैट लगता है, बट कई जगह सर्विस टैक्सेस भी लग रहे हैं। सभी जगह है, यहां भी सर्विसेज हैं। तो सिंपल सी बात ये हो गई कि सर्विस टैक्स की अगर हम बात करें कि व्हाट इज सर्विस टैक्स, तो इट्स अ टैक्स ऑन सर्विसेज। ठीक है, सर्विस जो वर्ड है सर्विस, आज इस पे हम पढ़ेंगे, इसको भी डिफाइन किया एक्ट ने कि भाई व्हाट इज सर्विस, है ना। दैट विल डिस्कस लेटर ऑन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ टैक्स ऑन सर्विस। क्लियर। अब चैप्टर शुरू करने से पहले, जैसे कि हमारा स्टाइल है, वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं और बात को समझते हैं। आई वुड गिव यू फ्यू बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्यू बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि फिर वो बीच बीच में कहीं यूज होंगे, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, सबसे पहली बात कि सर्विस टैक्स इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। ठीक है, टैक्स किससे होता है, इनकम टैक्स किससे होता है, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये है एक्साइज एंड कस्टम्स। ठीक है, अब इसका नाम तो इन्होंने चेंज किया नहीं। सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1994। अब करीब 20 साल होने को आए इस बात को, राइट। अभी तक इसका नाम चेंज नहीं किया, ये एक्साइज एंड कस्टम ही चल रहा है, जबकि इसका नाम होना चाहिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज कस्टम एंड सर्विस टैक्स। देखा जाए तो सर्विस टैक्स भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं रह गई है। 70,000 करोड़ लास्ट ईयर कलेक्ट किया है गवर्नमेंट ने, इट्स अ ह्यूज सम। बट जो भी है, अभी तक क्या है, जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझना है वो ये कि सर्विस टैक्स का अलग से कोई एक्ट नहीं है, सर्विस टैक्स की अलग से कोई अथॉरिटीज नहीं है, सर्विस टैक्स का अलग से अभी तक टिल डेट ढंग से कुछ नहीं है। इसको कौन डील कर रहा है, एक्साइज वाले लोग। अभी भी ये एक्साइज लॉ का ही पार्ट बना हुआ है, करेक्ट। रीजन क्या है, रीजन ये है कि एक कमिटी थी 1990 में, आज से 23 साल पहले, राजा जे चलैया। मनीषा जी डोर क्लोज करेंगी, रिबाउंड हो रहा है। हाँ, बात आ रही समझ में। तो वो कमिटी ने ये सजेस्ट किया था कि जीएसटी लाओ, कि भाई सेल्स टैक्स और सर्विस टैक्स को एट पार करके दोनों पे टैक्स लगा दो। क्योंकि ये तो कोई लॉजिक नहीं है ना कि गुड्स पे टैक्स लग रहा है, जैसे सेल हो रही है तो टैक्स लग रहा है और सर्विस हो रही है तो नहीं लग रहा। तो ये तो गलत बात है ना, देखा जाए वैसे तो। किस सेंस में गलत है, इस सेंस में गलत है कि गवर्नमेंट को जितना पैसा चाहिए वो तो चाहिए। अगर सेल वाले देंगे और सर्विस वाले नहीं देंगे, तो एक तो हमेशा सर्विस के ऊपर प्रेफरेंस जाएगी ओवर सेल। कोई भी चीज आप खरीदने की बजाय उसकी सर्विस लेने की प्रेफरेंस होगी, क्योंकि सर्विस पे सर्विस टैक्स नहीं है। एक तो अननेसेसरली सेल वाला दबा, दूसरी बात सेल पे टैक्स लगने से वो महंगा हो गया, तीसरी बात जितना पैसा टोटल इकट्ठा करना है, अगर वो सारा सेल के थ्रू इकट्ठा करना हो तो ऑब्वियसली टैक्स रेट हाई हो जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, इसको एट पार लाओ। ये व्हाट इज दिस इज रॉन्ग। आप सेल एंड सर्विस को एट पार लो और जीएसटी टाइप कॉन्सेप्ट लाओ, दोनों को एट पार लेके चलो और आपस में क्रेडिट अलाउ करो। बट ये बात कब की है, 23 साल पहले। आई एम वेरी सैड टू रीड ऑल दिस,
स्टिल इट इज नॉट प्रॉपरली इंट्रोड्यूस्ड। वो बात अलग है कि सर्विस टैक्स में भी वैट है। क्या नाम है सर्विस टैक्स में वैट का? सैन वैट। ये मैंने आपको वैट के चैप्टर में भी पढ़ाया था कि एक्साइज एंड सर्विस टैक्स, उसका क्रेडिट एक्साइज एंड सर्विस टैक्स में मिलता है, और उसके लिए जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है इनका दिया हुआ? सैन वैट। वैट इज अगेन वैल्यू एडिशन टैक्स, सैन इज फॉर सेंट्रल। एक्चुअली वैट जो अभी हमने पढ़ा था वो था स्टेट लेवल सब्जेक्ट, हर स्टेट का एक्ट अलग था। बट जो सर्विस टैक्स है, दिस एक्ट इज एप्लीकेबल यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। वो जम्मू एंड कश्मीर का क्या चक्कर है बाद में पढ़ लेंगे। यानी एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर द एक्ट इज एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया यूनिफॉर्मली। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैंने आपको पढ़ाई सर्विस टैक्स में, इट्स अ टैक्स ऑन सर्विसेज। दूसरी चीज मैंने बताई 1994 में इंट्रोड्यूस हुआ है, इसको डील कर रहे हैं आज भी एक्साइज के लोग, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, और इसमें भी सैनवेट का सिस्टम है। मतलब मैं आपसे को सर्विसेज दे रहा हूं, आपसे जो फीस लेता हूं उस पर सर्विस टैक्स जमा कराता हूं, और जो मैं आगे से सर्विसेज लेता हूं उन पे मेरे को जो बिल्स आते हैं उनमें सर्विस टैक्स लगाता हूं, मुझे उन सब का क्रेडिट मिल जाता है। सपोज महीने के एंड में मुझे 1 लाख रुपए सर्विस टैक्स जमा कराना है, और जो मैंने बिल्स दिए थे उनमें मैंने 25,000 रुपए सर्विस टैक्स पे किया था, नो प्रॉब्लम, वो 25,000 रुपए कट जाता है, देन मुझे 75,000 डिपॉजिट करना होता है। द सिस्टम इज एज सिंपल एज इन वैट। सो इंटेलिजेंटली जो आपके सिलेबस राइटर्स हैं आईपीसीसी के, उन्होंने वैट में तो लगा लो इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा दिया है। आपने देखा था हर क्वेश्चन में आईटीसी, हर क्वेश्चन में आईटीसी, लेकिन सर्विस टैक्स में बिल्कुल उड़ा दिया, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वहां पर, तो इस बार वो वाला कॉन्सेप्ट यहां छोड़ दिया है। मैंने फ्रैंकली बहुत थॉरो नहीं किया वो आपका फाइनल का सिलेबस में भी, आपके फाइनल के इंडायरेक्ट टैक्स के सिलेबस में वो चीज दोबारा से रिपीटेड हो डिटेल में, इंटर में नहीं है। आपका सिलेबस भी वो जो था ना, आपने दिया था एक पेज, उससे तो हेल्प मिली थी, आपने दिया था उज्जवल, और बाद में वो मैंने देखा तो वो नेट पे भी मिल गया ICAI की वेबसाइट पे, तो वहां से मैंने डाउनलोड करके आपके असाइनमेंट में डाल भी दिया उसको एज नोटिफिकेशन। और आपका जो मॉड्यूल है वो भी मिल गया मुझे, वो वेबसाइट पे अपलोडेड है। हार्ड कॉपी तो नहीं मिल पाई, बट सॉफ्ट कॉपी लेटेस्ट वाले वर्जन अपलोडेड थी, तो मैंने वहां से प्रिंट आउट निकाल के आपका असाइनमेंट तैयार किया। इसलिए थोड़ा 5-7 दिन लग गए मुझे, क्लास नहीं हो पाई, लेकिन नाउ इट्स ऑल रेडी, नाउ इट्स कंप्लीट असाइनमेंट। इसके बाद बस वो टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं, जो टेस्ट पेपर्स हैं, इसके ऊपर 1, 2, 3 बनाऊंगा मैं धीरे धीरे, और वो बाकी दिस इज कंप्लीट, दिस मच इज यू हैव टू स्टडी फॉर सर्विस टैक्स। यहां तक क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्विस टैक्स रेट क्या है? सर्विस टैक्स का एक ही रेट है, जैसे हमने वैट में पढ़ा था 0, 1, 4, 15, 20, 18, 20, कुछ नहीं, इसमें कोई कहानी नहीं है, 12% है। ठीक है, हर चीज में 3% ये लगा ही देते हैं सेंट्रल वाले में, तो ये हो गया 12.36। द इफेक्टिव रेट ऑफ सर्विस टैक्स 3% इज एजुकेशन सेस 2 and 1, सो इफेक्टिव सर्विस टैक्स रेट इज 12.36%। इज इट फाइन? हर बिल में सर्विस टैक्स अलग से दिखाना होता है, अगर नहीं दिखाया तो ऑलवेज ये अजम्पशन लेनी है, थियरी में भी प्रैक्टिकल में भी, क्या? दैट द अमाउंट इज इंक्लूसिव ऑफ सर्विस टैक्स। तो फिर बैक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जैसे वैट में भी करते थे, 100/100 इन 12.36 करके आप निकाल लोगे कितनी वैल्यू है, फिर उसको दोबारा से 12.36 से मल्टीप्लाई करके सर्विस टैक्स निकल जाएगा। करेंगे प्रैक्टिकल्स भी, बहुत प्रैक्टिकल दिए मैंने इसमें, आपके प्रैक्टिस मैनुअल में काफी क्वेश्चंस दिए हुए थे 30-40, वो भी मैंने दिए, और आपके एग्जाम्स में भी 30-40 प्रैक्टिकल आए वो भी दिए, सब कराऊंगा मैं आपको, सो दैट आपका सर्विस टैक्स में पूरे ही मार्क्स आ जाए। तो सिंपल है, सर्विस टैक्स का रेट आप समझ गए। अच्छा, ये चीज मैंने बोर्ड पे नहीं लिखी है कि इट इज एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। इट इज एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया, ऑब्वियसली इसका मतलब बाहर की कंट्रीज को तो हम अप्लाई कर नहीं सकते। इसका मतलब अगर मैं कोई जापान में सर्विसेज दूं, यूके में सर्विसेज दूं, तो नहीं लगेगा सर्विस टैक्स, नहीं लगेगा। द सर्विस हैज टू बी गिवन इन इंडिया। जापान का बंदा इंडिया में सर्विस देता तो लगेगा। मीन्स ऑल दो सर्विसेज विच आर बीइंग प्रोवाइडेड इन इंडिया बाय एनी पर्सन इज टैक्सेबल अनलेस इट इज एग्जेम्प्ट। ठीक होगी बात? नाउ इसके आगे अगर हम कॉन्सेप्ट को स्टडी करें तो एक अप्रोच होती है सिलेक्टिव अप्रोच, एक अप्रोच होती है कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। लास्ट ईयर तक सर्विस टैक्स चल रहा था सिलेक्टिव अप्रोच से, 119 सर्विसेज को बाकायदा डिफाइन किया गया था।
कि भी इन पर सर्विस टैक्स लगेगा। अगर आप उस 119 में आते हो तो लगेगा, नहीं आते हो तो बच गए आप, नो सर्विस टैक्स। हरिभाषण में सही चल रहा है? रुक गया? हाँ जी, तो क्या बता रहा था मैं, प्लीज? 119 सर्विसेज। हाँ, तो पहले ये सिस्टम था जो लास्ट ईयर तक था कि 119 सर्विसेज डिफाइंड थी। अगर आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो 119 की लिस्ट में है तो आप पे सर्विस टैक्स लगेगा, नहीं है तो आपके ऊपर कोई सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। दैट वाज द सिस्टम। बट अब वो सिस्टम इन्होंने चेंज कर दिया, बिल्कुल उल्टा कर दिया अभी। नाउ व्हाट दे हैव डन इज ए कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम ले आए कि ऑल सर्विसेज आर टैक्सेबल। बात खत्म। ठीक है, वो बात लगे कि ऑल सर्विसेज आर टैक्सेबल में अब इन्होंने 3 चीजें कर दी। यानी कि अब जो टैक्सेबिलिटी है, वो कर दी है ऑन ऑल सर्विसेज। बट इसमें से 3 चीजें माइनस हैं। एक तो इन्होंने दे दी नेगेटिव लिस्ट, ये इन्होंने एक्ट में दे दी सेक्शन 66D में। ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि सर्विस टैक्स का कोई एक्ट नहीं होता, तो वो एक्चुअली जो 94 में इसको इंट्रोड्यूस किया था तो फाइनेंस एक्ट में इंट्रोड्यूस कर दिया था। हर साल एक कुछ तो लाते हैं ना, अमेंडमेंट्स का एक एक्ट लाते हैं जिसको फाइनेंस एक्ट बोलते हैं, वो उसी में लाए थे, ये उसी से काम चला रहे हैं आज तक। ठीक है ना, तो 66D ऑफ फाइनेंस एक्ट 1994 इसमें इन्होंने एक नेगेटिव लिस्ट दे दी कि भाई इन सर्विसेज पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। जैसे गवर्नमेंट की जितनी सर्विसेज है उन पर नहीं लगेगा। अब जैसे पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस मनी ऑर्डर कर रहा है, आपकी चिट्ठियां लेके जा रहा है, नहीं लगेगा। हरिभाषण में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं, डीटीसी सर्विस तो दे ही रही है ना, इट्स अ सर्विस, नहीं लगेगा। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगेगा। स्कूल्स कॉलेजेस नहीं लगेगा। फ्यू एग्जाम्पल्स लिस्ट दे दी। फ्यूनरल सर्विसेज नहीं लगेगा। कुछ सर्विसेज डिफाइन कर दी कि भाई इन पर सर्विस टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ये भी आज नहीं, सॉरी, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, आज नहीं आएगा। नेगेटिव लिस्ट, ठीक है। नेगेटिव लिस्ट के अलावा इन्होंने एक दे दी मेगा एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन। इसमें इन्होंने करीब 17 सर्विसेज को डिफाइन किया और इसमें इन्होंने 39 की एक लिस्ट और निकाल दी। ये और एग्जाम्प्ट है। डॉक्टर्स को छोड़ दिया, मेडिकल सर्विसेज, एडवोकेट्स को छोड़ दिया, लीगल सर्विसेज, ईएसआई, लाइब्रेरी, पब्लिक कन्वीनियंसेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरपोर्ट, मेट्रो, ऐसे 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 लिखते गए। बहुत सारी सर्विसेज है। आई हैव गिवन देम अ ब्रीफ लिस्ट कि कौन कौन सी है मेगा एग्जाम्पशंस में। ठीक है, उसके अलावा कुछ नई पुरानी एग्जाम्पशंस और भी हैं। आई विल से अदर्स। अदर्स में जैसे इन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन को छोड़ दिया, है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनाइटेड नेशंस को छोड़ दिया, एक्सपोर्ट्स को छोड़ दिया। इस तरह से कुछ और सर्विसेज को भी एग्जेम्प्ट कर दिया। अभी रजनीकांत हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, आपने शायद न्यूज़पेपर पढ़ा हो, है ना। मैंने ऐसे पढ़ा था, 12 घंटे की थी, कौन सा परमानेंट बैठा हुआ है। तो छोड़ दो ना,
वो कह रहा है कि तुमने फिल्म इंडस्ट्री में सर्विस टैक्स क्यों लगा दिया, दिस इज वेरी बैड, दैट्स आई एम कोटिंग दिस थिंग। अब यू नेवर नो, हो सकता है कि उसकी बात पे और लोग भी जुड़ जाए और वो सारे लोग लग जाए इसी काम पे, तो सरकार के चलो अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तो एक एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन आ जाएगी और फिल्म्स को भी इसमें से। एग्जीबिशन ऑफ फिल्म तो अभी भी है, अगर आप पिक्चर देखने जा रहे हो तो उसमें सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, वो तो है एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में। एंटरटेनमेंट इवेंट्स, कल्चरल प्रोग्राम्स, वो तो ऑलरेडी नेगेटिव लिस्ट में दिया था, बट वो जो फिल्म एक्टर्स हैं उनको अभी टैक्सेबल किया हुआ है, तो हो सकता है कि कल को उनको छोड़ दें। तो ये सब चीजें कैसे डील करती है गवर्नमेंट? नोटिफिकेशंस, पावर है उनके पास, ठीक है, नो प्रॉब्लम। कोई भी चीज एक्ट में चेंज करने में तो बड़ी लफड़ा है, आप समझ सकते हो, उसके लिए तो पार्लियामेंट ये वो बहुत, नोटिफिकेशन तो अपने हाथ में कहीं पे भी डाल दो। आ रही बात समझ में? तो आज की तारीख में हर सर्विस जो भी आप सोचोगे, इफ इट इज अ सर्विस देन इट इज टैक्सेबल अनलेस इट इज कवर्ड बाय 3: नेगेटिव लिस्ट, मेगा एग्जम्पशन नोटिफिकेशन एंड अदर नोटिफिकेशन। अगर कुछ नहीं मिल रहा आपको किताबें पलटने पर, स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा मैं, रियल लाइफ की बात कर रहा हूं, स्टूडेंट के लिए तो सब कुछ डिफाइंड दे दिया, इससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकता। एक रियल लाइफ की बात कर रहा हूं, कुछ भी नहीं है आपके बारे में किताबों में, मीन्स यू आर टैक्सेबल। पहले क्या था, कुछ भी नहीं है आपके बारे में किताबों में मीन्स यू आर एग्जेम्प्ट, अब उल्टा हो गया। अगर कुछ नहीं मिल रहा आपके बिजनेस के बारे में, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट यू आर टैक्सेबल नाउ, चुपचाप से टैक्स जमा कराओ। इज इट फाइन? इसके अलावा एक दो कॉन्सेप्ट्स और हैं जो मुझे आपको रिवाइज तो क्या अभी तो पहली बार ही बता रहा हूं, सॉरी, जो बताना चाहता हूं मैं, जो बार बार आएंगे इसमें। एक कॉन्सेप्ट है इसमें रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज, ठीक है। जहां इनको ये लगा गवर्नमेंट को कि सर्विस प्रोवाइडर से टैक्स देगा नहीं या दे नहीं पाएगा, वहां इन्होंने रिवर्स चार्ज लगा दिया कि जो सर्विस ले रहा है उस पर टैक्स लगाओ। मान लेते कि स्टूडेंट्स को बोला जाए भी कोचिंग ले रहे हो और जाओ अपना टैक्स भी जमा कराओ, मान लो ये वैसा सा है रिवर्स चार्ज, बट कहां लगाया इन्होंने? कुछ जस्टिफाइड सिचुएशंस में लगाया है, ठीक है। दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, कॉन्सेप्ट समझो। जैसे गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, अब ये ट्रक वाले हैं, सर्विस तो दे रहे हैं, कहां सर्विस टैक्स जमा कराएंगे? तो उन्होंने क्या किया कि ठीक है, जिस कंपनी को दे रहे हैं ना उसको बोला तुम जमा कराओ रिवर्स चार्ज, ताकि गवर्नमेंट को तो टैक्स मिल जाए ना एटलीस्ट। बात समझ रहे हैं आप? दूसरा, जैसे इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि कंपनी का मीटिंग्स वाला डायरेक्टर है, फुल टाइम एम्प्लॉय है तो सर्विस ही नहीं हो, तो एम्प्लॉय तो फिर सैलरी में चला गया ना, वो तो इनकम टैक्स में कवर हो गया। लेकिन एक डायरेक्टर है, वो सिर्फ मीटिंग्स वगैरह अटेंड करता है ना, तो उसको उन्होंने कहा कि नहीं भी तेरी सर्विसेज पे हम ये सर्विस मानेंगे और इस पर सर्विस टैक्स लगाएंगे। अब वो एक आध कंपनी में मैं जा रहा हो, थोड़ा बहुत तेरा अमाउंट आ रहा हो, कहाँ क्या आप छोड़ो, उन्होंने कहा कंपनी को तुम सर्विस टैक्स जमा कराओ, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन। अच्छा, तीसरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको याद भी रखनी है, एग्जाम में एक आध बार आ भी चुकी है, वो ये कि अगर कोई फॉरेनर इंडियन को सर्विसेज प्रोवाइड करा, मीन्स मैंने आपको बताया था ना, टैक्स सर्विस टैक्स तभी लगेगा जब इंडिया में सर्विसेज दी जाए, बाहर होगा तो नहीं लगेगा, जम्मू एंड कश्मीर में होगा तो नहीं लगेगा। अगर वहां का कोई बंदा यहां सर्विसेज दे रहा उल्टा, तो वहां तो नेचुरली व्हेन द सर्विस टैक्स एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल, वो तो रजिस्टर्ड ही नहीं होने वाला, तो आप तो रजिस्टर्ड हो सकते हो ना। तो इसलिए अगर उल्टी सर्विस आ रही है, मीन्स एग्जेम्प्टेड टेरिटरी से टैक्सेबल टेरिटरी में आया सर्विस आ रही है, डर तो नहीं लग रहा टर्मिनोलॉजी सुन के? सिंपल सी बात है, टैक्सेबल टेरिटरीज होल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, और एग्जेम्प्टेड टेरिटरीज जम्मू एंड कश्मीर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो वहां से अगर इंडिया में कोई सर्विस आ रही है तो रिवर्स चार्ज लगेगा, जो सर्विस ले रहा है उसको सर्विस टैक्स जमा करना पड़ेगा, ठीक है। मुसीबत पे मुसीबत, एक दो इंपॉर्टेंट सिचुएशंस में ये पार्शियल रिवर्स चार्ज भी ले आए। दिल है ना कि मानता नहीं, कहीं से भी टैक्स ले ले बस छोड़ ना जाए 1 रुपया भी कहीं, ऐसा सोचते हैं लोग। जितना तंग कर सकते हो कर लो, वैसे आप लोगों के लिए तो अच्छा है जितना क्लाइंट तंग होगा, बट एक जनरल बात कर रहा हूं। पार्शियल रिवर्स चार्ज लिया है, सिक्योरिटी एजेंसीज जो मैन पावर प्रोवाइड कर रही हैं उनके ऊपर इन्होंने बड़ा यूनिक सा पार्शियल ये रिवर्स चार्ज लगाया 25-75, कि जो कंपनी है वो 25% पे सर्विस टैक्स देगी और जो सर्विस ले रहा है वो 75% पे देगा। एक ही ट्रांजैक्शन पे 2 लोग सर्विस टैक्स पे करेंगे। वट एवर, गॉड इज ग्रेट, गवर्नमेंट इज ग्रेट, वट एवर दे गिव वी हैव टू स्टडी एंड वी हैव टू फॉलो, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग। ठीक है, कुछ सोच के किया होगा उन्होंने, ठीक है। पार्शियल रिवर्स चार्ज भी इन्होंने इस साल एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एंड द लास्ट,
इन दिस टाइप ऑफ सीरीज जो मुझे बढ़ाना है। एक इन्होंने दिया भाई 12% टैक्स तो ज्यादा है, मतलब अच्छा खासा रेट है। अगर किसी चीज पे कम टैक्स लेना हो तो क्या करें? वैट में तो रेट ही अलग अलग कर दिए थे, यहां इन्होंने रेट अलग नहीं किए, यहां इन्होंने दूसरा स्टाइल निकाला, अबेटमेंट। अबेटमेंट क्या है कि अमाउंट पे से एग्जामिशन दे दो, डिफरेंस पे से 12.36% ले लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल, वेरी इजी एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड। अभी आजकल क्या किया इन्होंने, रेलवे की एसी टिकट्स के ऊपर सर्विस टैक्स लगा दिया, शायद आपने सुना होगा ये बात। एयर कंडीशन अगर आप ट्रेन के कोचेज में ट्रैवल करें देन यू हैव टू पे सर्विस टैक्स। तो सर्विस टैक्स कैसे लगाया इन्होंने? 70% की एग्जामिशन दे दी उस पर। 1000 रुपए की टिकट है तो 300 रुपए पे सर्विस टैक्स लगेगा। आ रही बात समझ में? तो 300 पे लगेगा वही 12.36%। तो इन्हें वे देखा जाए तो रेट डाउन हो गया ना 70% से। तो वैट वाले स्टाइल से ना चल के ये इस स्टाइल से चले। कहीं पर गुड्स गोइंग बाय वेसल है, वहां 50% दे दिया। इस तरह से अलग अलग रेट्स हैं पार्शियल अबेटमेंट्स के। अगर आप किसी होटल में फंक्शन कर रहे हैं तो वहां जैसे होता है ना, 3-4 दिन के लिए आपने बुक कर लिया कोई होटल, कोई कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं 2-3 दिन की, स्टे भी कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, केटरिंग वगैरह सब इन्वॉल्व है, ओवरऑल पैकेज है, 30% की उसमें एग्जाम्पशन दे दी। ज्यादा नहीं है, इस तरह के 10-12 पॉइंट्स हैं, वो भी हम स्टडी करेंगे। अबेटमेंट नाम इन्होंने इसके लिए यूज किया। ठीक है, रजिस्ट्रेशन भाई आपको कराना पड़ेगा ST1 में, सर्टिफिकेट मिलेगा 7 दिन के अंदर ST2 में, रिटर्न भरनी पड़ेगी ST3। ठीक है, रिटर्न अभी तक हाफ ईयरली है, सुन रहे हैं क्वार्टरली होगी, बट अभी तक हुई नहीं है तो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है। अगर हो भी जाती है, कहीं से आपको सुनने में आता क्वार्टरली हो गई, तो अभी तक नहीं हुई है क्योंकि नहीं, एक रूल है सीए इंस्टीट्यूट का, ऑल अमेंडमेंट्स, ठीक है ना, विच आर रिलीज विद इन 6 months फ्रॉम एग्जामिनेशन आर नॉट रेलेवेंट फॉर एग्जाम। आपका मई में एग्जाम होना है, तो अगर इस तरह की कोई अमेंडमेंट आ भी जाती है तो अब वो रेलेवेंट नहीं है आपके लिए। आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़ सकते हो। नॉलेज के लिए तो खैर आप सुन भी सकते हो, देख भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो, लेकिन रेलेवेंट नहीं है। ठीक, कोई डाउट इसमें यहां तक जो बताया? ठीक है, पेमेंट जो है सर्विस टैक्स की आपने मैन्युअली करनी है, इलेक्ट्रॉनिकली करनी है, इस बारे में उन्होंने कहा अगर आपने लास्ट ईयर जो टैक्स पे किया वो 10 लाख से ज्यादा था तो नेक्स्ट ईयर आपको फिर ई पेमेंट कंपल्सरी है। ठीक है, नहीं तो आप 28 बैंक इन्होंने थ्राइस किए हैं, वहां जाकर एक सिंगल फॉर्म बनाया GAR7, ठीक है ना, उसको फाइल कर दो, बस हो जाएगा आपका काम। हरी बात समझ में? तो इजी प्रोसेस किया हुआ है, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। रिटर्न लेकिन इन्होंने कह दिया हाँ, ई रिटर्न इज कंपल्सरी फॉर एवरीवन। जिसको भी रिटर्न फाइल करनी है वो ई रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी है, देयर इज नो अदर वे आउट। पेमेंट तो कई बार होती है ना, रिटर्न तो साल में 2 ही बार भरनी है। हाफ ईयरली रिटर्न हैं, 25 दिन में फाइल करनी होती है। जैसे माना अगर हाफ ईयरली है सितंबर का, तो 25 अक्टूबर तक फाइल करनी है या 25 अप्रैल तक करनी है, मार्च तक की, तो वो तो 2 ही बार है ना साल में, आप कर लोगे। ठीक है, इस तरह से रिटर्न्स हैं, इस तरह से पेमेंट्स हैं। और इसमें जहां तक बेसिक एग्जामिशन का सवाल है, जैसे इनकम टैक्स में 2 लाख की होती है, एक्साइज में 1.5 करोड़ की होती है ना, वैट में ज्यादातर 10 लाख पड़ रहे थे, ऐसे इसमें भी 10 लाख ही दिए सर्विस टैक्स में। यानी अगर किसी की टर्नओवर जो है साल की 10 लाख तक है तो वो सर्विस टैक्स में एप्लीकेबल नहीं है। वो बात अलग है, ऑप्शनल है, बोले मेरे को एग्जामिशन नहीं चाहिए जी, मेरे को तो वैट की चेन वो जो है वो ब्रेक नहीं करनी, सैन वैट की चेन। इनपुट सर्विसेज माना कुछ ऐसी सर्विस है उसको इनपुट ही इतना हैवी लग के आ रहा है आपको, तो आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो ठीक है भैया, थोड़ा बहुत ही लगेगा। वट एवर मे बी द सिचुएशन, हमें वो सब नहीं डिस्कस करनी है। हमारा कंसर्न ये है कि जो 10 लाख तक की एग्जामिशन वाली स्कीम है, जैसा कि यूजली हर एक एक्ट में होती है, वो इसमें भी है, और स्कीम ऑप्शनल है, आपको नहीं लेनी एग्जामिशन मतलब। ठीक है, लेकिन ये फंडा इसमें ये है कि अगर 10 लाख से ऊपर टर्नओवर हो गई तो फिर नेक्स्ट ईयर एवरी रुपी पे टैक्स लगेगा। इनकम टैक्स में तो क्या होता है, अगर माना इस साल 3 लाख हो गई तो 1 लाख पे लगेगा, नेक्स्ट ईयर फिर से एग्जामिशन मिलती है। बट सर्विस टैक्स में क्या, 10 लाख अगर क्रॉस कर गए आप, है ना, तो एक बार अगर आपने क्रॉस कर लिया तो फिर नेक्स्ट ईयर पूरे एवरी रुपीज टैक्स। ठीक है, वो बात अलग है कि जिस भी साल फिर से डाउन हो गए तो नेक्स्ट ईयर फिर से बच जाओगे, वो एक गेम चलती रहती है। बट ज्यादातर कोई भी बिजनेस होता है राइज ही करता है, तो दैट पे वो 10 लाख की लिमिट एक बार क्रॉस हो गई तो मीन्स बिजनेस चल पड़ा, तो फिर वो चलता ही चला जाता है सर्विस टैक्स में। ठीक हो रही बात? और लेस यही प्रोविजंस हैं। रजिस्ट्रेशन मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, रिटर्न्स बता दिया, है ना, पेमेंट बता दिया, और लेस यही है। चैप्टर तो फिनिश हो गया।
अगर ये 5 नंबर का होता तो मैं बोलता अच्छा बाकी का पढ़ लेना। सच में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मेरी प्रॉब्लम ये आती है हमेशा कि मुझे समझाने में बड़ा मजा आता है और समझाने के लिए ज्यादा कुछ मटेरियल होता नहीं कहीं, उनमें है नहीं चैप्टर में, जो था मैंने पढ़ा दिया आपको, इतना ही है। अब बाकी जो है हम पढ़ते रहेंगे बैठे बैठे, ये वैसा हो गया वैसा हो गया, वो यहाँ चला गया, वो राम आ गया घर पे और श्याम आ गया उसके घर पे, यही से होता रहेगा। मतलब अब इसके बाद पूरे चैप्टर पर क्या हम पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स कॉन्टिन्यूसली। इस चीज पर सर्विस टैक्स लगेगा, इस पे नहीं लगेगा, इस पे लगेगा, इस पे नहीं लगेगा, इस पे लगेगा, इस पे नहीं लगेगा, बस ये पढ़ते रहेंगे। एक चीज और आएगी हाँ, कि अगर लेट पेमेंट करोगे तो 18% इंटरेस्ट है, और अगर आपकी टर्नओवर 60 लाख तक है, मीन्स इफ यू आर ए स्मॉल एसएससी, तो 15% इंटरेस्ट है। एनम 18% पर एनम, 15% पर एनम का रेट लगेगा। जितने भी दिन का डिले उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट लग जाता है। गलती से पैसा ज्यादा आ जाए वापस करो, वापस नहीं कर पा रहे तो सर्विस टैक्स एटलीस्ट गवर्नमेंट को दे दो। ठीक है, सिंपल सी बात है। खुद एडजस्टमेंट हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम हो जाएगी जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ये है कि नेक्स्ट क्वार्टर में या मंथ में करनी पड़ती है। जहां तक पेमेंट का सवाल है तो इंडिविजुअल एंड फर्म को तो कह रखा है इन्होंने क्वार्टरली पे कर दो, बाकी एचयूएफ एंड कंपनीज वगैरह का मंथली पे करो। हर महीने की अगले महीने की 5 तारीख तक पेमेंट करनी होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में 1 दिन एक्स्ट्रा दे दिया, 6 तक करनी होती है। दीज आर द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, कोई दिमाग में अभी क्वेरी आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर अब हम पेज बाय पेज जैसे चलते हैं, फिर वन बाय वन बताओ। कोई डाउट है तो बताओ, रिपीट करो। मैं ये कहता हूं कि इस साल आपने सीए कंप्लीट की और आपने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेके क्लाइंट्स को डील करना शुरू किया, और आपकी इस साल फर्स्ट ईयर की कलेक्शन है 8 लाख, आपके ऊपर कोई सर्विस टैक्स नहीं है। नेक्स्ट ईयर आपकी कलेक्शन है 11 लाख, तो आपको 10 लाख की एग्जाम्पशन मिलेगी, 1 लाख पे टैक्स लगेगा। तीसरे साल आपकी कलेक्शन है 13 लाख, आपको पूरे 13 लाख पे टैक्स लगेगा। रजिस्टर तो इन्हीं केस हो जाएंगे आप। रजिस्टर्ड तो इसमें इन्होंने कहा है कि जिस साल भी आप 9 लाख की टर्नओवर क्रॉस करेंगे आपको इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन कराना है, चाहे टैक्स नहीं देना। तो जो लोग 9 लाख से 10 लाख के बीच में वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं और नील रिटर्न फाइल करते हैं। अब वो सबको फिर थोड़ा बहुत तो पढ़ना है, पीडीएस किस लिए भरे हुए इतने सारे। मैंने तो आपको एक ब्रॉडर व्यू दिया, दिस इज माई स्टाइल ऑफ टीचिंग, कि मैं एक चैप्टर का ब्रॉडर व्यू दे देता हूं। मेरे ख्याल से उससे ना ईजी रहता है, कहीं पे भी पढ़ते हुए अगर आगे पीछे कोई रेफरेंस आ रही है तो कुछ आइडिया रहता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। कॉन्सेप्ट यही है सर्विस टैक्स के चैप्टर का, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और कोई क्वेश्चन जो आप सोचें कि ये कॉन्सेप्ट सर दोबारा बता दो तो ठीक है, कॉन्सेप्ट में रिपीट करता हूं, नहीं तो फिर पढ़ना शुरू करो। नो क्वेरीज, स्टार्ट करूं? चलिए, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पेज 7। सबसे पहली हेडिंग है डिस्कशन की, नीड फॉर अ टैक्स ऑन सर्विसेज। बिल्कुल जरूरत है जी। अगर हम इंपोर्ट पे टैक्स लगाएं, अगर हम सेल्स पे टैक्स लगाएं, अगर हम इनकम पे टैक्स लगाएं, हर चीज पे टैक्स लगाएं, तो सर्विसेज को क्यों छोड़ दें? 94 तक तो सर्विस टैक्स था ही नहीं। 94 में भी जब इंट्रोड्यूस किया गया, अभी पढ़ूंगा, तो सिर्फ 3 सर्विसेज पर इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद धीरे 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 अब फाइनली जो हम फर्स्ट टाइम आज पढ़ रहे हैं, एक तरह से भी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ, अब जाके ये हुआ कि ऑल सर्विसेज आर टैक्सेबल, एंड दिस इज लॉजिकल। जो कमिटीज है वो कहती है हर चीज पे टैक्स लगना चाहिए और बहुत सख्ती से लगना चाहिए। इसी से क्या होगा, रेट डाउन आएगा। प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी टैक्स जो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है वो थोड़े से लोग देते हैं, बाकी लोग देते नहीं, बचे रहते हैं किसी न किसी बहाने से, झंडा लेके खड़े हो जाते हैं। इंडिया में बड़ा सिंपल है, हंगामा करो, कोई ना कोई एग्जामिशन ले ही ले आते हैं, वो चीफ मिनिस्टर को पकड़ लो, इसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, कहीं ना कहीं से ऊपर नीचे करके बच जाते हैं। वो चीज गलत है। प्रैक्टिकली एवरीवन शुड बी टैक्सेबल। जब टैक्स की जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है अगर वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रही होगी, तो फिर क्या होगा, जो टैक्स रेट्स हैं वो कम होते चले जाएंगे। उसके लिए बहुत जरूरी है कि सभी लोग टैक्स जमा करें। ठीक है, लोग बोलते तो हैं फॉरेन कंट्रीज में टैक्स रेट इतने लो है, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि भाई फॉरेन कंट्रीज में फिर लोग टैक्स भी तो कितना ज्यादा पे करते हैं। मतलब नंबर ऑफ पर्सन, वो परसेंटेज बहुत हाई है जो लोग टैक्स पे करते हैं, वहां काफी कम वाइट में होता है। तो उसकी वजह से जब ज्यादातर लोग टैक्स पे करें तो गवर्नमेंट का काम हो जाता है उसमें से, तो टैक्स रेट लो है। अब इंडिया जैसी कंट्री में कहना नहीं चाहिए 99% तो, हाँ मतलब मैं तो कह रहा था ना, कहना नहीं चाहिए। यहाँ के ना खून पानी पता नहीं हवा सब में ही गड़बड़ है, कोई एक आदमी भी नहीं।
कल मैं अखबार में पढ़ रहा था कि जो बाहर की गर्ल्स हैं वो दिल्ली में जॉब ही करने को तैयार नहीं है। अब लेटेस्ट ट्रेंड आ रहा है, खासकर दिल्ली की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है। वो कहते दिल्ली इज हाईली अनसेफ, 10 लाख का भी पैकेज मिल रहा है, नहीं लेती जॉब। नहीं 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 नहीं, नहीं हमें बाहर दे दो 7 लाख रुपए, बॉम्बे में दे दो, चेन्नई में दे दो, बैंगलोर में दे दो। सो खासकर यहां तो कुछ ज्यादा ही करप्शन है। एनीवेज, सो वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। तो जब ये स्थिति होगी तो फिर टैक्स रेट्स हाई रहेंगे, अदरवाइज देयर इज डेफिनेटली नीड फॉर टैक्स ऑन सर्विसेज, है ना। नेक्स्ट पैराग्राफ जो है पेज 7 पर ही है, वो ये बता रहा है कि सर्विस सेक्टर बहुत ग्रो कर रहा है। जीडीपी जो टोटल हमारी आउटपुट रहती है ईयर की, वो 50% सर्विसेज से है। तो बचपन से हमने सुना था दैट इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, व्हाइल इट इज नॉट ट्रू। नाउ इट्स अ सर्विस इकोनॉमी, बिकॉज जीडीपी यानी जो टोटल काम हो रहा है, आउटपुट हो रही है जो टोटल कंट्री, उसका आधा से ज्यादा सर्विस है। बाकी 25% इन्होंने कहा करीब इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर है। और ये रेशो भी धीरे धीरे अब हिलने वाली है। क्यों हिलने वाली है? क्योंकि जो चाइना है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएगा, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। तो उससे हमारा जो इंडस्ट्रीज है वो और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा ठप होनी है। अभी भी आप देखो कि कितना माल चाइना से बन के आ रहा है। दैट मीन्स हमारी अपनी प्रोडक्ट कंज्यूम, अगर कंजम्पशन मोर और लेस उतनी ही लेके चलें, एक स्टैटिक एक रीजनेबल रेट पे ग्रोथ लेके चलें, तो अब वो प्रोडक्शन उतनी थोड़ी हो रही है। चाइना से जितना माल आ रहा है वो कहां से खप रहा है? खप तो रही है ना, कभी तो बनता ही होगा ना पहले, अब नहीं बन रहा। तो इससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो डाउन होती जाएगी आने वाले टाइम में। लेकिन हाँ, सर्विस हमारे यहाँ ग्रो हो रही है। आपने सुना होगा इतने इतने बड़े बड़े कॉल सेंटर्स हैं हर जगह। तो सर्विस सेक्टर हमारा ग्रो, लेकिन चलो ठीक है, कुछ तो ग्रो हो रहा है। जब इतना ग्रो हो रहा है, सोच के देखिए, अगर 50% सर्विस हो, 25% एग्रीकल्चर हो, और ये 75, एग्रीकल्चर भी टैक्स फ्री है आज की तारीख में, और 50% सर्विसेज भी टैक्स फ्री हो, जैसे पुराना सिस्टम था। तो बेचारे बच गए, उनको तो दंड बचने। सोच के देखिए कितना इम्बैलेंस्ड सिस्टम था पहले। तो नीड फॉर अ टैक्स ऑन सर्विसेज इज डेफिनेटली देयर इज नो डाउट। एंड बिफोर 94 सर्विसेज आर नॉट टैक्स्ड इन इंडिया। दिस इज नॉट गुड। व्हेन ऑलमोस्ट ऑल द सेल्स इन प्रोडक्शंस आर टैक्स्ड, व्हाई नॉट सर्विसेज? तो 94 में 3 सर्विसेज के साथ इसको इंट्रोड्यूस किया गया। और लास्ट पैराग्राफ कहता है, टैक्स ऑन सर्विसेज रिड्यूसेस द डिग्री ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टैक्सेशन मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड विदाउट फोर्सिंग द गवर्नमेंट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन रेवेन्यू नीड्स। जो भी गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है वो तो है ही ना। तो इससे क्या होता है, सर्विस क्या करता है, रिड्यूस करता है उस प्रेशर को। जो सर्विसेज पर टैक्स आ रहा है वो रिड्यूस कर रहा है उस प्रेशर को, जो टैक्स उन्होंने फिर कहां से कवर करना है, इंडस्ट्री से। तो उससे वो गुड्स कंपेरेटिवली चीपर रहेंगे, अवेलेबिलिटी रहेगी। बिगिनिंग ऑफ सर्विस टैक्स, ये नाम आपको याद करना है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। ये आपके एग्जाम में क्या होता है कि मैंने देखा छोटे छोटे एक नंबर के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हु इंट्रोड्यूस्ड दिस कॉन्सेप्ट इन इंडिया? तो द नेम इज डॉक्टर राजा जे चलैया। ये नाम आपको याद करना है, यू मस्ट रिमेंबर दिस नेम। मल्टीपल चॉइस में डाल सकते हैं या वन वर्ड में पूछ सकते हैं कि किस कमिटी ने रिकमेंड किया था कि सर्विस टैक्स लाओ इंडिया में। तो इट इज प्रोफेसर डॉक्टर राजा जे चलैया। इनकी कमिटी ने रिकमेंड किया। इन्होंने ही आइडिया दिया था कि सर्विस टैक्स एंड वैट को कंबाइन करो। एंड इन्होंने कहा, सेकंड लाइन के लास्ट में पढ़ रहा हूं, द टैक्सेशन ऑफ सर्विसेज वुड लीड टू वाइडनिंग ऑफ टैक्स बेस। इनका जो मेन लॉजिक था वो क्या था, इसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं। व्हाट ही सजेस्टेड, एक 2 सजेशन दिए इन्होंने, आप हाईलाइट करें जो स्टूडेंट्स उनके लिए। एक तो ये था, शुड टैक्स ऑन सर्विसेज एंड टैक्स ऑन गुड्स शुड बी इंटीग्रेटेड। फर्स्ट लाइन में है जो इनके सजेशंस थे, उसमें पहली लाइन में है टैक्स ऑन सर्विसेज एंड टैक्स ऑन गुड्स शुड बी इंटीग्रेटेड। ये बात तो सभी एग्री कर रहे हैं, आज तक एग्री कर रहे हैं। जीएसटी बना भी दिया, आज नहीं तो कल इंट्रोड्यूस भी होगा। ये मैं आपको बता दूं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आते ही हो जाएगा। इस बार तो मुश्किल है, इस बार तो वैसे ही सब हवा में लटका हुआ है, बट नेक्स्ट ईयर काफी चांस, अगर एक स्टेबल गवर्नमेंट आई तो हो जाएगा थ्रू। दूसरी बात इन्होंने क्या कहा, वाइडनिंग ऑफ टैक्स बेस। टैक्स बेस वाइडन करो। वाइडन करने का मतलब सब लोग दें। सब लोग कैसे होगा, सर्विसेज पे भी लगे, सेल्स पे भी लगे, मैन्युफैक्चरिंग पे भी लगे, तो इनकम पे भी लगे। हर तरह से अगर टैक्स लग रहा है, मैन्युफैक्चरिंग पे भी लगे, सब लोग दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। देन लोअर रेट्स भी चल सकते हैं, ठीक है ना। तो इनका ऑब्जेक्ट क्या था, ऑब्जेक्ट था फर्दर रिडक्शन इन लेवल ऑफ टैक्सेस। आगे हाथ से लिख दीजिएगा ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट ये अचीव करना चाहते थे डॉक्टर चलैया? रिडक्शन इन द जनरल लेवल ऑफ रेट्स ऑफ कमोडिटी टैक्सेस। इनका ऑब्जेक्ट ये था बेसिकली, ये जो टैक्स रेट्स हैं वो थोड़े कम हुए। उसको अचीव करने का इनका तरीका क्या था, वाइडनिंग ऑफ टैक्स बेस। और वाइडनिंग ऑफ टैक्स बेस को करने का तरीका क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। दिस इज हाउ
ही सजेस्टेड। नेक्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने कहा कि भाई उन सर्विसेज पर टैक्स लगाना जो प्रोडक्शन में एंटर नहीं करती। नेचुरली उस जमाने में सैनवेट नहीं था, उस जमाने में सैनवेट नहीं था। आज ये बात रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि आपको अगर मैं समझाऊं कि भी प्रोडक्शन वाली सर्विसेज पे सर्विस टैक्स मतलब उससे प्रोडक्शन महंगी हो जाती है, आपको सर क्या टेंशन है, जो सर्विस लग रही है उसका क्रेडिट तो मिल ही जाएगा ना। वो तो आज है ना, पहले तो सैनवेट नहीं था, 2004 में आया सैनवेट, राइट। तो इसलिए जब उन्होंने दिया प्रोफेसर साहब ने सजेशन, तो उन्होंने कहा भाई जो सर्विसेज प्रोडक्शन में एंटर कर रही है उन पे मत लगाओ, नहीं तो फिर प्रोडक्शन कॉस्ट क्लियर हो जाएगा, बाकियों पे लगा लो। तो उन्होंने कुछ अपनी तरफ से रिकमेंडेशंस दी, इनिशियल रिकमेंडेशंस, इसको हाईलाइट कर सकते हैं। इनिशियल रिकमेंडेशंस, क्या रिकमेंडेशंस थी उनकी? सबसे पहला था एडवर्टीजमेंट सर्विसेज, दूसरा था सर्विसेज ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स। इन्होंने ऐसा सजेस्ट किया कि ऐसे लगा लो भैया, बाकी जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा कर लो, ठीक है। तीसरा इन्होंने कहा सर्विसेज ऑफ ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस, देन इंश्योरेंस ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, पर्सनल इफेक्ट्स ज्वेलरी एंड द रेजिडेंशियल टेलीफोन सर्विसेज। ये इन्होंने सजेशंस दिए कि भाई अभी 4-5 सर्विसेज पे लगा के शुरू तो करो। फिर क्या हुआ, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उस समय के यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, आज के प्राइम मिनिस्टर, 94 में फाइनेंस एक्ट चैप्टर 5 इंट्रोड्यूस करके उन्होंने कहा देयर इज नो साउंड रीजन फॉर एग्जेम्प्टेड सर्विसेज व्हाइल मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ट्रीटिंग गुड्स एंड सर्विसेज अलाइक, लाइक मीन्स सिमिलर, सेम फॉर टैक्स पर्पस। उन्होंने कहा जो सारी कंट्रीज लगा रही है तो हम ही क्यों बैठे हुए हैं, लगा दो। द टैक्स रिफॉर्म्स कमिटी हैज आल्सो रिकमेंडेड, सो आई एम प्रपोजिंग 5% का टैक्स लगाया गया शुरू में सिर्फ 3 सर्विसेज पर। कौन कौन सी? टेलीफोन, नॉन लाइफ इंश्योरेंस एंड स्टॉक ब्रोकर्स। इसको आप अंडरलाइन कर लेना, पूछ सकते हैं फिर भी, कभी कभी होता है ना जब पूछना ही हो तो छोटा मोटा, कि भी कौन सी 3 सर्विसेज पर सबसे पहले टैक्स लगा? टेलीफोन, नॉन लाइफ इंश्योरेंस। व्हाट इज नॉन लाइफ इंश्योरेंस? जनरल इंश्योरेंस लाइक व्हीकल्स, प्रॉपर्टीज, हाँ लाइक दिस। एंड कितना टैक्स रेट आया शुरू में? 5%। कब आया? 94। लास्ट पैराग्राफ, इन द ओल्ड सिस्टम the services specified in clause 105 of section 65 of the Finance Act are taxed under the charging section 66. In the new system, all services other than those in the negative list provided or agreed to be provided in the taxable territory by a person to another will be taxed as per 66B. तो ये 66 सेक्शन जो पुराना था ये याद रखना है? नो, 66B आपको याद रखना है। अभी फिलहाल हमारा जो टैक्सिंग सेक्शन हो गया, चार्जिंग सेक्शन हो गया, वो क्या हो गया? 66B। ठीक है, पक्का? आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट इज द सिलेक्टिव वर्सेस कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। आई थिंक इसको मैं छोड़ दूं प्लीज, इसमें मैंने काफी समझा दिया आपको व्हाट इज सिलेक्टिव अप्रोच, व्हाट इज कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, पढ़ लेना इसको। नेक्स्ट इज बेसिक फीचर एंड नेचर ऑफ सर्विस टैक्स। पहला, इट इज इनडायरेक्ट टैक्स, आई होप इट इज क्लियर। दूसरा, देयर इज नो सेपरेट एक्ट, ये भी मैंने बता दिया आपको, अभी तक कोई सेपरेट एक्ट नहीं है, डिपार्टमेंट नहीं है, चला रहे हैं काम किससे? 94 के फाइनेंस एक्ट से, और एग्जीक्यूशन किससे के काम चला रहे हैं? एक्साइज वालों से। तीसरा, सीबीईसी इसका हेड है। चौथा, यूनिफॉर्म रेट है 12.36। पांचवा, जम्मू कश्मीर पे नहीं लगता। छठा, ऑल सर्विसेज पर है एक्सेप्ट द नेगेटिव लिस्ट एक्सेट्रा। स्मॉल स्केल प्रोवाइडर बता दिया आपको 10 लाख तक एग्जेम्प्ट है। 8th, टैक्स इज जनरली पेबल बाय द सर्विस प्रोवाइडर बट रिवर्स चार्ज इज आल्सो देयर। कभी कभी सर्विस रिसीवर पे भी लगता है, जैसे मैंने आपको गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी बताया, कंपनी इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बताया, है ना और एक आउटसाइड टेरिटरी से इंडिया में आ रहा है तब बताया, मींस नॉन रेजिडेंट सपोज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू इंडियंस। बाकी सेल्फ असेसमेंट, एग्जामिशन बाय नोटिफिकेशन एंड वॉलंटरी कंप्लायंस, ये वैट में भी पढ़ाई था आपने। चाहते तो ये यही है कि आप ईमानदारी से अपनी रिटर्न फाइल कर दो, सब कुछ ठीक से हो, सिलेक्टिव बेसिस पे रिटर्न्स को उठाएंगे, जिसको ठीक नहीं मिलेगी उससे फिर खूब अच्छे से तंग करेंगे, और जो वैसे तो सब वही है। वो जो वैट में हमने पढ़े थे ना फंडे, वो ही यहाँ पे है। वो तो मोर और लेस अब हर जगह ही है, इनकम टैक्स में भी यही फंडा है, वैट में भी वही फंडा है, सर्विस टैक्स में। सेल्फ असेसमेंट खुद ही करके भेज दो, जो आया सो ठीक है। ठीक, नेक्स्ट। वो तो पे करता है, बट गवर्नमेंट को कौन देता है? प्रोवाइडर। दैट्स व्हाई इट इज इनडायरेक्ट टैक्स। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, इसके बारे में पहला एक फर्स्ट पैराग्राफ जो पेज 9 पे दिया है वो जनरल डिस्कशन कर रहा है कि गवर्नमेंट की शायद पहले भी एक आधार बताया कि ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, है ना। तो जो यूनियन लिस्ट है, लिस्ट 1, इसके अंदर कौन बनाता है लॉ? सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि एप्लीकेबल होता है थ्रू आउट इंडिया। फिर है स्टेट लिस्ट 2, इसके अंदर क्या होता है? स्टेट मैटर्स। कौन कौन? जिसपे दोनों बना सकते हैं।
तो पहले ना कुछ था ही नहीं लिखा हुआ सर्विस टैक्स के बारे में, करेक्ट। तो फिर क्या था, एक एंट्री थी यूनियन लिस्ट में, एंट्री 97, नेक्स्ट पेज पे ऊपर टॉप पे, उसमें लिखा था कि भाई जो कुछ भी रह गया ना उस पर गवर्नमेंट टैक्स बना सकती है। जो कुछ भी रह गया लिख लिया हमारे दिल में जो था हमने, फिर भी अगर कोई चीज रह गई हो, कोई नई चीज आ जाए दिमाग में, तो गवर्नमेंट इज कंप्यूटिंग टू टैक्स द आइटम। तो उस लाइन को यूज करके सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। बट जब सर्विस टैक्स प्रॉपरली आ ही गया तो बाद में इन्होंने 2003 में एक स्पेसिफिक एंट्री ले ली 92C, टैक्सेस ऑन सर्विसेज का। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि कोई भी टैक्स इंट्रोड्यूस करने के लिए पावर कहां से आती है, एक्ट से, लेकिन एक्ट बनाने के लिए पावर कहां से आती है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले कहां पावर थी, 97 में, जिसमें लिखा था जो कुछ लिखा ठीक है, नहीं लिखा तो भी बना लो। फिर स्पेसिफिक दे दी टैक्स ऑन सर्विसेज, एंट्री 92C। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि पहले पावर कहां से मिल रही थी, पहले मिल रही थी 97 से, फिर अब कहां से मिल रही है, 92C से। छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, समटाइम दे आस्क इन द एग्जाम, छोटी छोटी चीजें हैं, पूछ लेते हैं समटाइम्स। ठीक है, ज्यादा तो नहीं, 2-1 पेज ही पढ़े हैं, बट थोड़ा थियोरिटिकल है। आई गिव यू 1 मिनट ब्रेक फास्ट। शुरू से अब तक जो 2-3 पेज पढ़ाए हैं एक बार हल्का सा गो थ्रू करो, अगर लगता है कि कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जस्ट हैव ए फास्ट लुक। एंट्री 97 में क्या था नहीं क्या है, वो तो एंट्री तो आज भी जिंदा है। अगर गवर्नमेंट किसी भी नई चीज पे टैक्स लाना चाहे जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिक पावर नहीं दी, तो एंट्री 97 यूज करके ला ही सकती है। इनकम टैक्स वैट की बात मत करो, वो तो है ही, कुछ भी नया आ गया दिमाग में। सड़क पे चलने का टैक्स लेना है, मान लो तुमसे पार्क में एंट्री का टैक्स लेना है, तुमको जी क्या बात है, ये कोई बात है सर, भगवान ने पेड़ लगाए हुए हैं, बोले ऐसे थोड़ी होता है, इंडिया में रहना है टैक्स देना पड़ेगा, क्या कर लोगे, या तो छोड़ दो कंट्री, ये तो टैक्स दो ही चॉइस होती है। कोई भी नया टैक्स जब आता है आपको 2 ही चॉइस है ऑलवेज, ये ध्यान रखना। हाँ तीसरी भी होती है, चोरी कर लो उसकी। कहाँ पढ़ाते हैं? हाँ, वॉलंटरी कंप्लायंस का मतलब ये है कि भाई ये चाहते हैं एक ऐसा सिस्टम क्रिएट हो जाए जिसमें आप एज एन एसएससी खुद ही ईमानदारी से असेसमेंट करके सारा टैक्स जमा करा दो, उनको कुछ ना करना है, सेल्फ असेसमेंट, वॉलंटरी कंप्लायंस। रिलायंस मीन्स वॉलंटरी कंप्लायंस, और आप यू टॉकिंग अबाउट रिलायंस। कंप्लायंस और रिलायंस दोनों अलग अलग समझा देता हूं। कंप्लायंस हो गया कि आप जो भी प्रोसीजर्स हैं एक्ट के उसको आप पूरा कर रहे हो, कंप्लायंस मीन्स कंप्लीटिंग द फॉर्मेलिटीज। एंड रिलायंस मीन्स हम एसएससी पर रिलाय कर रहे हैं, वी आर डिपेंडिंग ऑन योर ऑनेस्टी, दैट इज रिलायंस। आगे बढ़ूं? कुछ स्पेसिफिक लग रहा हो तो ठीक है, नहीं तो फिर ब्रेक के बाद भी पूछ सकते हो। एनीवेज, नेक्स्ट इज सर्विस टैक्स लॉ। सर्विस टैक्स लॉ का मतलब है कि भाई सर्विस टैक्स में क्या क्या होता है। मैं एग्जाम की बात नहीं कर रहा, इन जनरल बात कर रहा हूं। तो भाई सर्विस टैक्स में एक तो फाइनेंस एक्ट है और रूल्स हैं
और नेक्स्ट पेज पे देखिए एक बार फिर वापस आ जाएंगे। नोटिफिकेशंस होते हैं, सर्कुलर होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं और ट्रेड नोटिसेस। मोटा मोटा 6 चीजें होती हैं जिसके अंदर लॉ लिखा होता है, प्रोविजंस लिखे होते हैं, कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए होते हैं। राइट, सबसे पहला है एक्ट। हर चीज में एक्ट होता है, बट इसमें मैंने कहा था कि फाइनेंस एक्ट से काम चला रहे हैं, लेकिन चलो अपने आप में वो भी एक एक्ट तो है ही ना, लिखा तो है ना कहीं, ये तो नहीं ना बिल्कुल हवा में। तो फाइनेंस एक्ट 1994 इज देयर, करेक्ट। So the statutory provisions relating to the service tax was first created in Chapter 5 of the Finance Act 94. Since then, Chapter 5 is working as the act for the service tax provisions. ठीक है, तो हाईलाइट कर लीजिएगा Chapter 5 of Finance Act 1994, सेकेंड लाइन में जो है Chapter 5, सेकेंड लाइन की स्टार्ट में है Chapter 5 of the Finance Act 1994. बाद में एडवांस रूलिंग के लिए Chapter 6A और ले आए थे, 5A सॉरी, 2003 में, तो इसको भी हाईलाइट कर दीजिएगा। चैप्टर 5A रिलेटिंग टू एडवांस रूलिंग्स, इतना ही कर दीजिएगा, चैप्टर 5A रिलेटिंग टू एडवांस रूलिंग। फिर 2004 में चैप्टर 6 में ले आए थे एजुकेशन सेस, 2007 में सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस भी ले आए थे। तो चैप्टर 6 इज डीलिंग विद एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस। ठीक है, नो 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 नो, आप इस बात को समझिए पहले तो कि जो एक्ट है, जैसे इनकम टैक्स एक्ट है 1961, तो 1961 ही रहेगा, लेकिन जो फाइनेंस एक्ट है वो हर साल आता है, इसलिए वो उसको उसी साल का ईयर बोलते हैं। फाइनेंस एक्ट इज समथिंग लाइक अमेंडमेंट सॉर्ट ऑफ थिंग विच आर इंट्रोड्यूस्ड इन एवरी ईयर, उसमें नए हर साल के जो टैक्स रेट्स वगैरह दिए जाते हैं। एनी अदर डाउट प्लीज? ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है क्या कि कौन कौन से चैप्टर एप्लीकेबल हैं? क्या है एक बकवास क्या ये भी रट्टा मारना है? चैप्टर 5, चैप्टर 5A, चैप्टर 6, भाई आ तो सकता है, सर्विस टैक्स में कुछ भी आ सकता है, वैट में कुछ भी आ सकता है। इनकम टैक्स में देखा जनरली बकवास नहीं पूछता है, क्योंकि पूछने के लिए बहुत कुछ है तो खैर सर्विस टैक्स और वैट में भी, लेकिन मैंने देखा सर्विस टैक्स वैट में ना बाल की खाल भी खींच लेते, 50 नंबर का है, 2 ही चैप्टर हैं, तो फिर जो हाथ आए सामने उसके ऊपर 1 आध नंबर का 2 नंबर का डाल ही देते हैं, कुछ भी आया हुआ इस तरह के क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, कुछ भी पूछ लेते हैं। सर्विस सेक्शन थोड़े हैं लेकिन ये चली तो रहा है सेक्शन, जैसे भी आ गए चैप्टर नंबर, ये पीछे भी आया था 66B, आएंगे भी, थोड़ा भी तो है, काफी बचा हुआ थोड़ा उसमें हाँ थोड़ा बचा है उसमें, आएगा, चिंता मत करो, सेक्शन से प्यार है तुम्हें तो इसमें पूरा हो जाएगा वो आगे बढ़ू। डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी एंड अमेंडमेंट्स, इसमें सिर्फ 2 बातें लिखी हैं, उसको आप अपना पढ़ लेना। ठीक है, क्या लिखा है? पहला कि जो जब इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसको फाइनेंस एक्ट नहीं बोलते, उसको फाइनेंस बिल बोलते हैं। ठीक है, जब पार्लियामेंट उसको पास कर देती है और उसके बाद जब प्रेसिडेंट साइन कर देता है तो वो फाइनेंस बिल इमीडिएटली आफ्टर द अप्रूवल बाय द प्रेसिडेंट क्या बन जाता है? फाइनेंस एक्ट, और तुरंत एप्लीकेबल हो जाता है। लेकिन सम टाइम कोई अमेंडमेंट प्रैक्टिकली उसी वक्त इंट्रोड्यूस करना, इंप्लीमेंट करना डिफिकल्ट होता है, तो वो क्या करते हैं 2 महीने बाद, 4 महीने बाद एप्लीकेबल होगा। जैसे सर्विस टैक्स जो है वो 1/7/2012 से एप्लीकेबल हुआ ढंग से, ये वाला नेगेटिव लिस्ट वाला, तो वो उस वक्त यही कर दिया था कि इसको बाद में एप्लीकेबल करेंगे। ठीक है, तो उसकी नोटिफिकेशंस बाद में जारी हो जाती है कि ये रूल, ये जो एक्ट है या ये जो प्रोविजन है कब से अप्लाई होगा। तो जब गवर्नमेंट प्रेसिडेंट उसको पक्का कर देता है काम को, फाइनेंस एक्ट रेडी हो जाता है, उसके बाद वो नोटिफिकेशन आ जाती है और फिर उसके हिसाब से वो नोटिफिकेशन के हिसाब से आगे चलता है। ठीक है, इतना ही है। दोबारा बोलो, जब प्रोविजंस को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उस वक्त उसको बोला जाता है फाइनेंस बिल, और जब वो पास होकर प्रेसिडेंट से भी साइन हो जाता है तो वो कहलाता है फाइनेंस एक्ट। यूजुअली इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस वो तुरंत एप्लीकेबल हो जाता है, अनलेस कि उसमें लिखा हो कि ये पर्टिकुलर प्रोविजन या सेट ऑफ प्रोविजन एक पर्टिकुलर डेट से एप्लीकेबल हो। उस बारे में एक अनदर नोटिफिकेशन इश्यू होती है जो ये बताती है कि ये चीज फला डेट से एप्लीकेबल होगी, फिर वो उस पर्टिकुलर डेट से एप्लीकेबल होता है। क्लियर? नेक्स्ट, रूल्स ऑन सर्विस टैक्स। इनकम टैक्स में भी हमने रूल्स पढ़े थे। कई बार क्या होता है, एक्ट तो एक चीज लिख के खत्म हो जाता है, फिर उसके बारे में जो मॉनेटरी लिमिट्स हैं, ये वो कुछ चीजें फिर रूल्स के अंदर होती है। तो इसमें सर्विस टैक्स रूल्स हैं, है ना, वैल्यूएशन रूल्स हैं, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स हैं, कई तरह के रूल्स हैं, तो वो हम पढ़ेंगे इस सारे प्रोसेस में। इस बारे में लिखा है सेक्शन 94 ऑफ चैप्टर 5 एंड सेक्शन 96I ऑफ चैप्टर 5A। पूछने को ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि रूल्स की पावर कहां से आई,
गवर्नमेंट को बनाने की, तो वो आई सेक्शन 94 ऑफ चैप्टर 5 एंड सेक्शन 96I ऑफ चैप्टर 5A। इन्होंने दिए पावर किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को टू मेक रूल्स। और रूल किस लिए बनाते हैं इसके ऊपर भी एक लाइन है सिर्फ, फॉर कैरिंग आउट द प्रोविजंस ऑफ द चैप्टर। यानी जो कुछ भी एक्ट में लिखा उसको एग्जीक्यूट करने के लिए रूल्स बनाने पड़ते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन है व्हाई वी क्रिएट रूल्स, तो यू हैव टू मेंशन दैट वी हैव टू द गवर्नमेंट क्रिएट्स रूल टू इंप्लीमेंट द एक्ट। इजी, दोनों पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट, कौन कौन से रूल्स बनाए वो तो हम पढ़ ही लेंगे। नेक्स्ट पेज पे जाइए। इसमें नोटिफिकेशन से पहले जो लास्ट लाइन है वो पढ़ने वाली है। इसमें लिखा है जो रूल्स हैं, द रूल्स कैन नेवर ओवरराइड द एक्ट एंड कैन नॉट बी इन कंफ्लिक्ट विद द सेम। यानी बाय द वे अगर रूल में कोई ऐसी बात लिखी है जो एक्ट के सेक्शन की लैंग्वेज से उल्टा चल रही है, मतलब वहां कुछ लिखा यहां कुछ लिखा, मान लेते हैं गलती हो गई, पहली बार तो रूल बनाने वाला समझदार होगा, देख के बनाएगा, फिर भी मान लेते हैं गलती हो गई, तो विच विल प्रिवेल? द एक्ट। यानी एक्ट्स, द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द एक्ट आर डेफिनेटली सुपीरियर टू रूल्स। ठीक हो गई बात? तो रूल में कुल मिला के हमने कितनी बातें पढ़ ली? ढंग की 3। ठीक है, याद रखने वाली। एक, रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और उसकी पावर उनको दी है कौन कौन से सेक्शन में? 96 और याद करो भैया, मेरे को भी ढंग से याद नहीं हो रहा है। तो 94 एंड 96I। चैप्टर एक टाइम नहीं भी याद रहे चलेगा, चैप्टर तो फिर कंटिन्यूशन में 5A, नहीं भी हो तो चलो। तो सेक्शन 94 एंड 96I, ये दो सेक्शन ने पावर दी है गवर्नमेंट को रूल्स क्रिएट करने के लिए। दूसरा, रूल बनाते क्यों है? टू इंप्लीमेंट द एक्ट, टू कैरी आउट द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। और तीसरा, रूल्स कैन नॉट बी इन कंफ्लिक्ट विद द एक्ट। इन केस इट इज सो, द एक्ट विल ओवरराइड। इजी है रूल्स के बारे में। तीसरा, नोटिफिकेशंस, ये तो मैंने आपको बताया था अभी। एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन आ जाती है, मॉडिफिकेशन हो जाती है, इंप्लीमेंट करने कोई भी चीज। समझ लो सबसे भारी हथौड़ा कौन सा है? 100 किलो का एक्ट है ना, फिर 50 किलो का हथौड़ा हो गया रूल्स। फिर कोई छोटी मोटी चीज निकालनी खट 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 खट, तो उसके लिए चलते हैं नोटिफिकेशन, वो 25 किलो का हथौड़ा है। तो नोटिफिकेशन क्या है? इट इज अगेन इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, यूजली डू एनी ऑफ द थिंग। पहला, डिक्लेयर डेट ऑफ एनफोर्सिबिलिटी ऑफ द टैक्स प्रोविजन, कौन सा प्रोविजन कब से अप्लाई होगा। दूसरा, प्रोवाइडिंग रूल्स रिलेटिंग टू सर्विस टैक्स। रूल्स का मतलब वैसे तो मेजर रूल्स बनते हैं, लेकिन रूल क्या होते हैं? बड़े भारी भरकम होते हैं। जैसे भी आपको मैं पढ़ाऊंगा आने वाले दिनों में वैल्यूएशन रूल्स, दूसरा वैल्यूएशन पर ही चल रहा है। एक आएगा लाइक पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, टैक्स लगना कब है, दूसरा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन को डील कर रहा है। बात समझ रहे? रजिस्ट्रेशन, जिससे रिलेटेड रूल है वो उसी चीज को डील कर रहा है। अगर कोई छोटी मोटी बात निकालनी हो फिर क्या करें? उसके लिए फिर नोटिफिकेशन से काम चला देते हैं। समझ रहे हैं? फॉर स्मॉलर मैटर्स पूरा रूल बनाना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, बाकी का काम इससे चला देते हैं। तीसरा, मेक अमेंडमेंट्स देयर इन, जो भी बना दिया उसमें भी चेंजेस कर सकते हैं इसके थ्रू। चौथा, प्रोवाइड और विड्रॉ एग्जाम्पशंस फ्रॉम द सर्विस टैक्स। दिस इज आई बिलीव द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। गवर्नमेंट के पास जो पावर है, जो लोग झंडे उठाते हैं, वो बिकॉज ऑफ दिस पावर, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास ये पावर है। अगर हम झंडे उठाएंगे, शोर मचाएंगे, भूख हड़ताल करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो गवर्नमेंट फिर एक प्रेशर में आके नोटिफिकेशन इशू कर देगा। अच्छा चलो ठीक है, 2 साल की एग्जाम्पशन है, 1 साल की एग्जाम्पशन है, या परमानेंट एग्जाम्पशन है, या एटलीस्ट अबेटमेंट है, कुछ तो होगा। एंड द लास्ट, डील विद एनी अदर मैटर नेसेसरी। करेक्ट? सो नोटिफिकेशंस में क्या क्या आ गया? पहला पॉइंट एनफोर्सिबिलिटी है ना, दूसरा रूल्स, तीसरा उनके अमेंडमेंट्स, और चौथा एग्जाम्पशंस। ये 4 वर्ड अलग से लिख लो। ये नोटिफिकेशंस किस किस काम में आ रही है? पहला, एनफोर्सिबिलिटी। एक बार हाथ से लिख लोगे ना, थोड़ा सा कई बार क्या होता है, वही चीजें याद हो जाती हैं और तो कुछ नहीं, बहुत ज्यादा थियोरी है, बोरिंग सी शुरू में, तो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग एंड एटलीस्ट आप कुछ तो याद रख के लिख पाओ इसको, अगर आ जाए तो। तो रूल्स का क्या क्या काम हो गया? एक तो एनफोर्सिबिलिटी आ गया, सॉरी नोटिफिकेशंस का। दूसरा, गिविंग रूल्स। तीसरा, अमेंडमेंट्स इन रूल्स। और चौथा, एग्जाम्पशंस। These are the 4 major areas being dealt by notifications. ठीक है? कोई डाउट? नेक्स्ट, सर्कुलर। सर्कुलर क्या होता है?
कोई आइडिया है? कभी सुना है? नहीं। एक्चुअली अभी आप सबने कभी जवाब ही नहीं किया, कुछ भी नहीं किया ना। तो जब आप किसी कंपनी में काम करते थे ना, उसमें इंटरनल वर्किंग के लिए जो इंस्ट्रक्शंस इश्यू होती हैं, कौन सी चीज कब कहां क्या कैसे करनी है, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर। ठीक है, तो इसका तो एक वर्ड एक आप हाईलाइट कर दोगे, उसी से क्लियर हो जाएगा। सर्कुलर में लिखा था सीबीईसी। नेचुरली इनके पिताजी कौन है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। सो द सीबीईसी इश्यूज डिपार्टमेंटल सर्कुलर्स और इंस्ट्रक्शन लेटर्स। ये होता है सर्कुलर। डिपार्टमेंटल सर्कुलर्स आएंगे बेसिकली, इंटरनल। एग्जाम्पल देना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो सकता है। अब जैसे मान लेते हैं कि कहां पर क्या चीज इंप्लीमेंट करनी है, किसी भी चीज के ऊपर क्लैरिफिकेशन है। मान लेते हैं लिख दिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एग्जाम्प्ट है। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में अभी तो क्या है, माना बुक्स के अंदर आ गया अभी बोर्डिंग स्कूल्स एग्जाम्प्ट है, चलो ठीक है। दूसरा उन्होंने कह दिया प्रीपरेटरी स्कूल एग्जाम्प्ट है, चलो ठीक हो गया। कोई भी चीज इस तरह से माना दे दी, उसके अलावा भी तो हो सकता है। नहीं, समटाइम जरूरी नहीं कि नोटिफिकेशन में आए। नोटिफिकेशन का मतलब तो पक्का काम हो गया। गवर्नमेंट जरूरी नहीं कि नोटिफिकेशन दे। एक आदमी आपसे क्लैरिफिकेशन मांग रहा है, या हमने वर्किंग कैसे करनी है, नहीं करनी है, किसको बेनिफिट देना है, नहीं देना है, माना किसी भी पॉइंट पे कंफ्यूजन है, क्लैरिफिकेशन चाहिए, कुछ भी, तो एक नोटिफिकेशन सॉरी डिपार्टमेंटल सर्कुलर आएगा फिर कि भी इसको ऐसे करो। जैसे मान लेते हैं कि अब स्क्रूटनी असेसमेंट है, ये लिख सकते हैं एक्ट में कि 2% रिटर्न को उठाओ? नहीं लिख सकते ना। या 50 लाख से ऊपर वाले सबको बुला लो, या तो फिर पूरा एक्ट में लिख दें, फिर तो सबके लिए कंपलसरी करना पड़ेगा। लेकिन अगर इस तरह की कोई बात इस साल इश्यू करनी है भी 50 लाख से ऊपर वालों को बुला लो, ऑब्वियसली इट कैन बी ओनली थ्रू अ सर्कुलर, दैट इज एन इंटरनल इंस्ट्रक्शन टू देयर ऑफिसर्स। तो सच काइंड ऑफ थिंग्स आर डेल्ट बाय सर्कुलर्स। ठीक है, तो सर्कुलर्स भी पब्लिक होते हैं, अभी नीचे जाएंगे हम ट्रेड नोटिस में, लेकिन तब जब वो किसी पर्टिकुलर ट्रेड के लिए या पब्लिक इन जनरल के लिए रेलेवेंट हो। अदरवाइज अगर वो कॉन्फिडेंशियल कैरेक्टर का है तो फिर वो नहीं रिवील होगा। So the CBEC issues departmental circulars or instruction letters from time to time to explain the scope of taxable services. आ गया ना, scope of taxable, कौन कौन सी कैसे taxable, the scheme of service, tax administration, कैसे करना काम। The circulars clarify the provisions of the act. कोई भी प्रोविजन एक्ट का उसको क्लैरिफाई करना, कोई एग्जामिशन है मान लेते हैं, उसको क्लैरिफाई करना है ना। And thus bring out the real intention of the legislature. However, the provisions of the Act of the Parliament cannot be altered or contradicted or changed by the departmental circulars. कहने का मतलब अगर कोई चीज क्लियर है, सीधी सीधी है, फिर तो जैसे एक्ट नोटिफिकेशन रूल में लिखा उसी हिसाब से चलो। अगर कोई कंफ्यूजन है, सपोज इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। मैं अपने मन से आपको ये बात बता रहा हूँ, ये मैंने किसी बुक में पढ़ी नहीं, लेकिन इतना जो आज तक की नॉलेज है उसके बेस पे बोल रहा हूँ, सही होना चाहिए। माने कंफ्यूजन है, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो जो जूनियर होगा वो तो डरेगा, कुछ भी करने से पहले वो कहेगा सर आप बता दो क्या करना, मेरे को नहीं पता। जो चीज क्लियर है वो तो सबको दिख रही है, जो चीज क्लियर नहीं है फिर उसके बारे में सर्कुलर आगे भी ऐसे कर लो। कल को अगर वो चीज बढ़ जाती है तो फिर वो नोटिफिकेशन या रूल में या अमेंडमेंट में कवर होगी, नहीं होती तो फिलहाल सर्कुलर से काम चलाओ। नेक्स्ट, ऑर्डर्स। ऑर्डर्स तो सिर्फ डिफाइन ज्यूरिसडिक्शन। दीज आर इश्यूड बाय सीबीसी मेनली टू डिफाइन ज्यूरिसडिक्शन, किसका कितना इलाका है, ये भी तो होता है ना, कौन किसके इलाके में कितना कितना। इसमें भी हम आगे पढ़ेंगे, एक्साइज जोन्स हैं, जोन्स के अंदर फिर कमिश्नरेट्स हैं, सबके डिफाइन तो करना पड़ेगा ना किसका कितना है। लास्ट है ट्रेड नोटिस। ट्रेड नोटिस भी कोई जरूरी नहीं कि वो ट्रेडर्स को दिए जाते हैं, बट दे कैन हैव अ कॉपी ऑफ इट इफ इट इज कंसर्न विद देयर ट्रेड। सपोज आई मीन इन सीमेंट इंडस्ट्री, तो पेपर से रिलेटेड सर्कुलर का मैं क्या करूंगा, है ना। तो वो ट्रेड नोटिस में कंसर्न जो ट्रेड यूनियंस हैं या जो भी बॉडीज हैं उनको दे देते हैं। मैं पढ़ रहा हूं, दीज आर इश्यूड बाय द सेंट्रल एक्साइज ऑब्लिक सर्विस टैक्स कमिश्नरेट्स। दीज कमिश्नरेट्स कुछ नहीं होता, जिसका हेड कमिश्नर होता है। देखने में लग रहा होगा खतरनाक सी चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। कमिश्नरेट्स मीन्स अ डिपार्टमेंट विच इज हेडेड बाय अ कमिश्नर। सो दीज कमिश्नरेट्स रिसीव वेरियस इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और CBEC फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। द सेम आर सर्कुलेटेड अमंग द फील्ड ऑफिसर्स। नेचुरली अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कोई काम इंप्लीमेंट कराना है तो वो पहले तो कमिश्नर को लिखेंगे, फिर कमिश्नर आगे अपने जो जूनियर ऑफिसर्स हैं, फील्ड ऑफिसर्स हैं जो काम करते हैं, उनको देंगे, विच पर्टेन टू द ट्रेड एंड द इंस्ट्रक्शन विच पर्टेन टू द ट्रेड मीन्स किसी पर्टिकुलर ट्रेड को है, दे आर कम्युनिकेटेड टू देम इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड नोटिस। ट्रेड एसोसिएशंस आर सप्लाइड विद कॉपीज ऑफ दीज ट्रेड नोटिस। इंडिविजुअल may also apply. The trade notices disclose the knowledge about the content of the notifications and circulars, letters and orders, define their jurisdiction,
आइडेंटिफाई द बैंक्स इन विच द सर्विस टैक्स कैन बी डिपॉजिटेड, गिव क्लैरिफिकेशंस रिगार्डिंग सर्विस टैक्स मैटर्स। मतलब भाई देखो, रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत चीजें होती हैं जो कंफ्यूजन होता है, तो डेफिनेटली जब आप तंग करोगे ऑफिसर को जाके, तो या तो जवाब देगा या नहीं देगा, नहीं देगा तो वो अपने बॉस को तंग करेगा, वो उसको जवाब देगा या नहीं देगा, नहीं देगा वो अपने बॉस को तंग करेगा। कहने का मतलब यह है कि होते 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 मैटर ऊपर तक जाएगा, अगर कोई इंपॉर्टेंट मैटर है तो फिर उसके ऊपर कहीं ना कहीं क्लैरिफिकेशन आएगी, ये तो काम कैसे होगा। तो ये सब चीजें इस प्रोसेस का पार्ट है। सर्कुलर्स भी हरिभाषण में जो बीच में था, सर्कुलर्स के बाद ऑर्डर्स, उसमें तो ज्यादातर जुरिस्डिक्शन मैटर ही है सिर्फ, और लास्ट में जो ट्रेड नोटिस है। ठीक है, इट अपीयर्स सर्कुलर्स आर इन जनरल एंड ट्रेड नोटिस आर रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर ट्रेड। मोर और लेस आई अंडरस्टैंड, फीचर्स आर मोर और लेस द सेम। वो बात अलग है कि जो सर्कुलर है दैट इज बीइंग इश्यूड बाय सीबीईसी, while the trade notices are commissionerates, they are being issued by the commissioner. So you can understand, एक हिरार्की है, वो थोड़ा हायर लेवल की चीज है ना। और उसके ऊपर अगर हम चले जाएं, नोटिफिकेशन वो गवर्नमेंट इश्यू कर रही है, और ऊपर चले जाएं, एक्ट पे चले जाएं, वो तो सीधा फिर पार्लियामेंट बना रही है, प्रेसिडेंट से अप्रूवल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। कहने का मतलब है उसी हिसाब से है, जो चीज जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो फिर उस लेवल पे उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ रहा है। दैट इज हाउ दे आर गोइंग, दैट इज हाउ दे आर वर्किंग। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी सीबीईसी के थ्रू ही बनवाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चीज है, सोनिया गांधी तो बनाएगी नहीं, तो क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी सीबीईसी को बोलेगी वो इसी काम के लिए तो है। या कल को अगर इन्होंने नया बना दिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्विस टैक्स, अगर बनाया कभी तो फिर वो बनाएंगे बैठ के, अभी तो यही लोग हैं। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्विस टैक्स। मैं इसको पढ़ाने से पहले आपको एक पिक्चर दिखाना चाहता हूं, एक डायग्राम या एक फ्लो चार्ट, वट एवर यू अंडरस्टैंड, पेज 13। फिर वापस आके इसको पढ़ेंगे, फिर वापस आके फिर यहीं पे पहुंच जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज ऑफ सर्विस टैक्स, सबसे ऊपर कौन है, ऑब्वियसली विद द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में सीबीईसी है, ऑब्वियसली इसमें सीबीडीटी भी है। उसके बाद इन्होंने क्या कर रखा है, एक्साइज जोन्स। ध्यान दीजिएगा, सर्विस टैक्स ने लिखा है एक्साइज जोन्स है, राइट। एक्साइज जोन्स के बाद फिर एक्साइज कमिश्नर्स है। हर जोन में काफी सारे कमिश्नर्स बना दिए इन्होंने। फिर कमिश्नर के अंदर जो है सर्विस टैक्स कमिश्नरेट है, उनकी अपनी अपनी लाइक वर्किंग है, तो उसको सर्विस टैक्स कमिश्नरेट कर दिया। 6 कमिश्नरेट अभी मैं पढ़ाऊंगा वापस जाके, इन्होंने अलग से भी बनाई है 6 बड़े शहरों में, 4 मेट्रो सिटीज में और अहमदाबाद और बैंगलोर आई सपोज। तो इस तरह से जो 6 मोस्ट प्रोमिनेंट सिटीज ऑफ द कंट्री है, वहां उन्होंने सर्विस टैक्स के इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट बना दिए। अभी तक सिर्फ 6 बनाए हैं एज पर द बुक्स, कल को और बना देंगे तो अलग, तो वो भी सर्विस टैक्स कमिश्नरेट ही है। ठीक है, अदरवाइज जो कमिश्नर है वो अपनी वर्किंग करेगा और अपने साथ नीचे और इंट्रोड्यूस करेगा जितने ऑफिसर्स की जरूरत है, एडिशनल ज्वाइंट असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट इंस्पेक्टर, लाइक दिस होल हियरार्की वर्क्स। ठीक है, जो मेन है वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, और एक आ गया जो वर्किंग कर रहे हैं वो है कमिश्नर्स, क्योंकि जो हर जोन के हेड हैं वो तो एक तरह से बस एक मेन डिपार्टमेंट हो गया जो अपने अंदर जितने भी कमिश्नर काम कर रहे हैं उनको डील कर रहा है ना। तो ये जो 2 मेन अथॉरिटीज हैं सीबीईसी और वर्किंग कमिश्नर्स, इनको कोऑर्डिनेट करने के लिए एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बना दी, डायरेक्टर जनरल ऑफ सर्विस टैक्स। ठीक है, थोड़ा सा याद करने वाला है ये कि ये इन दोनों का कोऑर्डिनेटर है, 3 और 5 का। किस किस का, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम का एंड सेंट्रल एक्साइज कमिश्नरेट्स हेडेड बाय कमिश्नर्स का। इज इट फाइन? अब इसको हम बाद में दोबारा से पढ़ेंगे 5 मिनट 10 मिनट बाद, अभी हम वापस सीधा सीधा चलते हैं। तो इसमें लिखा है द सर्विस टैक्स इज गवर्न्ड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय सीबीईसी। बार बार ये आ रहा है ये बात कि एक्साइज एंड कस्टम का जो बोर्ड है वही इसको डील कर रहा है। एंड मैटर्स रिलेटिंग टू द लेवी एंड कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस आर लुक्ड आफ्टर बाय सीबीडीटी, जबकि रिलेटिंग टू द लेवी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसमें कस्टम एक्साइज सर्विस टैक्स तीनों आते हैं, दे फॉल इन सीबीईसी। These 2 boards were constituted under the Central Board of Revenue Act 1963. फिर है the Central Board of Excise and Custom administers service tax matters through central excise zones. ये बात आई थी ना अभी, उनके पास एक्साइज जोन्स है और हर जोन में क्या है, and each zone in turn works through central excise commissionerates falling under its territory. जैसे मान लेते हैं कि एक जोन बना दिया इन्होंने, कि पूरा स्टेट बना दिया या पूरी सिटी बना दी, डिपेंडिंग अपॉन कहाँ कितना वर्क है, वो तो पूरा हो गया। फिर उसके बाद अलग अलग एरियाज के कमिश्नर्स अपॉइंट कर दिए, लाइक दैट इट वर्क्स।
Each zone is headed by Chief Commissioner of Central Excise, while each commissioner is headed by a commissionates is headed by a commissioner of Central Excise. यानी कि जो एक्साइज जोन है वहां कौन है? चीफ कमिश्नर है, और हर कमिश्नरेट में कौन है? कमिश्नर. Due to growing importance, the government has created separate service tax commissionerates in 6 cities. ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में 1-2 नंबर में. ये इंपॉर्टेंट एरिया है कि कहां कहां कमिश्नरेट सर्विस टैक्स के बनाए हैं. अभी तक सिर्फ 6 शहरों में है, 5 तो आपको पता ही है. अहमदाबाद याद करने वाली चीज है. 5 big cities you know, everyone knows. Ahmedabad is being taken as the 6th biggest city of India. ठीक है, आगे देखिएगा आखिरी लाइन में लिखा, दीज सर्विस टैक्स कमिश्नरेट्स हैव फुल फ्लेज ऑपरेशंस लाइक सेंट्रल एक्साइज कमिश्नरेट्स. यानी जैसे एक्साइज का वर्किंग होते हैं ना इंडिपेंडेंट एकदम प्रॉपर, वैसा ये 6 कमिश्नरेट्स काम कर रहे हैं. हाँ जी, मेरे से पूछो. चले, क्लियर है ये आगे. 6 की 6 सिटीज में सर्विस टैक्स के कमिश्नरेट्स बना दिए गए हैं. मतलब कमिश्नरेट्स वर्ड आपको तंग तो नहीं कर रहा ना. बेसिकली इसका मतलब है ऑफिसेस, डिपार्टमेंट्स हैं, मतलब प्रॉपर एक ऑफिस है, बिल्डिंग होगी, वहां पे कमिश्नर बैठा होगा, उसके नीचे उसका स्टाफ होगा, दुनिया भर के और भी कमिश्नर है, ज्वाइंट, एडिशनल, फलाना ढिंकना, वो सब वहां बैठे होंगे. कोई समस्या है तो बात करो, अपना वर्किंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं. जो डायरेक्टर जनरल बनाया था सर्विस टैक्स का, जिसका काम था क्या? सीबीईसी और कमिश्नरेट्स को कोऑर्डिनेट करने का. इन ऑर्डर टू सेंट्रलाइज द वर्क रिलेटिंग टू सर्विस टैक्स एंड टू इंश्योर द प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन सीबीईसी एंड एक्साइज कमिश्नरेट्स. इसको फिर से हाईलाइट करना. मेन चीज आपसे अगर पूछी भी जाएगी ना, डायरेक्टर जनरल सर्विस टैक्स का मेन काम क्या है, तो ये लाइन आपको याद आनी चाहिए. डायरेक्टर जनरल सर्विस टैक्स बनाया किस लिए? कोऑर्डिनेशन बिटवीन सीबीईसी एंड सेंट्रल एक्साइज कमिश्नरेट्स. दूसरी लाइन में है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन. डायरेक्टर जनरल सर्विस टैक्स की सेकंड लाइन में है. ये क्यों बनाया हमने? टू एंश्योर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन सीबीईसी एंड सेंट्रल एक्साइज कमिश्नरेट्स. This is the main object of creating this authority, Director General Service Tax. Rate, commission rates ये तो नाम है. हाँ, जैसे इंडिया इंडियन, भारत के रहने वाले इंडियन, ऐसे रेट नहीं है. रेट कुछ नहीं है. कमीशन रेट्स कुछ, मैं वही कह रहा था, वर्ड ही ऐसा बनाया उन्होंने अजीब सा. बेसिकली यही कहना चाह रहा हूँ. जैसे एम्बेसीज, ऐसे कमीशन रेट्स है. और क्या काम है जी भाई साहब के? कोऑर्डिनेशन तो है ही मेन काम. और क्या काम है? पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जी. हाईलाइट कर दो ये सारे वर्ड्स. फर्स्ट पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड पॉइंट स्टाफ रिक्वायरमेंट देखेगा वो. तीसरा मॉनिटर, क्या मॉनिटर करेगा? कलेक्शन एंड असेसमेंट्स, मतलब बेसिकली मॉनिटरिंग का काम हो गया, देखेगा भाई सही हो रहा नहीं हो रहा. चौथा मेजर्स टू इंक्रीज रेवेन्यू, और ज्यादा कैसे पैसा है, नए नए लोगों को पकड़ो. पांचवा डेटाबेस, ठीक है. छठा इंस्पेक्शन, टू इंस्पेक्ट या इंस्पेक्शन. अपने ऑफिसर्स पे जाकर रेड मारेगा, मारनी तो पड़ेगी ना, काम कर रहे नहीं कर रहे वो. तो इसका मतलब कमिश्नर से ऊपर हो गया डायरेक्टर जनरल सर्विस टैक्स. क्या? बिल्कुल हो गया. हायर अथॉरिटी है, लिखा है भाई, वो जाके देखेगा तुम काम कर रहे नहीं कर रहे. हर चीज मॉनिटर कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है सीबीसी से, तो इट्स अ बिग अथॉरिटी. एंड द लास्ट, वो बोर्ड को कहेगा कि भैया हमें इन पॉइंट पर क्लैरिफिकेशन इंस्ट्रक्शन चाहिए इन केस ऑफ डाउट्स. सो टू अप्रेज द बोर्ड फॉर इशूइंग क्लैरिफिकेशन इंस्ट्रक्शंस. यानी इसमें आप नीचे इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो, रिक्वेस्ट द सीबीईसी फॉर इंस्ट्रक्शंस ऑब्लिक क्लैरिफिकेशंस. रिक्वेस्ट सीबीईसी फॉर क्लैरिफिकेशंस ऑब्लिक इंस्ट्रक्शन, या फॉर क्लैरिफिकेशन से लिख दो बस. अब वो कैसे देंगे वो उनकी इच्छा है. कोई सर्कुलर निकालेंगे, कोई ट्रेड नोटिस करेंगे, क्या करेंगे वो देखेंगे अपना आप कैसे इंश्योर करेंगे. इज इट फाइन नाउ? डर तो नहीं लगेगा डायरेक्टर जनरल सर्विस टैक्स से? हैं? जो सर्विस टैक्स पे करना होगा तो आपको कंसर्न ही नहीं होगा उससे. ऑनलाइन पे करना है, घर बैठे बैठे, कहीं जाना भी नहीं है. आपको कोई मतलब नहीं कौन कमिश्नर कहां बैठा है. ईमानदारी से पे करो और रिलैक्स रहो. इसको एक बार फिर से अगर हम देखें एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को, तो सबसे ऊपर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, देन वी हैव डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू सीबीईसी, देन चीफ कमिश्नर्स, देन कमिश्नर्स. इन सीबीईसी एंड कमिश्नर्स को कोऑर्डिनेट करें डायरेक्टर जनरल सर्विस टैक्स, देन वी हैव सर्विस टैक्स कमिश्नरेट्स, देन एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, इंस्पेक्टर्स.
हाँ, कुछ नहीं लिखे, ऐसे लिखे हिरार्की दिखा रहे हैं 1 2 3 4 5 और कुछ नहीं। आपको अगर अच्छे नहीं लग रहे तो काट दो। मतलब इसका कोई रोल नहीं है इसलिए मैं कह रहा हूं, और कोई बात नहीं। आई एम नॉट ट्राइंग टू जोक। चलिए, नेक्स्ट इज सर्विस टैक्स प्रोसीजर्स। सर्विस टैक्स प्रोसीजर्स इज नॉट देयर मच इन योर सिलेबस। कोई ऐसा नहीं है कि ये एग्जाम के अंदर आएगा, है ना। ये दे दिया कि भाई क्या क्या प्रोसीजर्स हैं सर्विस टैक्स में। तो रजिस्ट्रेशन है, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स है, पेमेंट है, स्टैंडर्ड क्रेडिट है, फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स है, सेल्फ असेसमेंट है, प्रोविजनल असेसमेंट है, इंटरेस्ट पेनल्टीज है, रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स हैं, जनरल है। दिस इज लाइक रिवीजन, अपील, सर्च, सीजर, एडवांस रूलिंग्स, रिफंड्स, इन सबसे रिलेटेड प्रोसीजर्स सर्विस टैक्स में है। हाँ, रोल ऑफ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सही है, इसको खुश होकर पढ़ते हैं हम। तो रोल तो है ही है जी, इंडिविजुअल्स के लिए भी, कॉर्पोरेट के लिए भी पढ़ा लिखा बंदा है। तो क्या क्या उसकी सर्विसेज होंगी? एडवाइजरी सर्विसेज। ये तो देखना ही पड़ेगा ना कि कौन सी सर्विस टैक्सेबल है, कौन सी नहीं है। और वो नेगेटिव लिस्ट एक आम आदमी को पकड़ा दो, आपको दूंगा मैं अभी, आप ही घबरा जाओ, वो सर्विस मेरे को नहीं पढ़ना, मुझे तो ये बता दो कि क्या है और क्या नहीं। नहीं, एक आम आदमी को दे दी जाए कि भाई तू देख जरा तेरी सर्विस इसमें टैक्सेबल है या नहीं है। वो कहेगा मेरी तो समझ में आना नहीं है मुझे। तो डेफिनेटली व्हाट ही विल डू, ही विल डिपेंड ऑन द एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो ढंग से पढ़ के आया होगा तो वही बताएगा कि भाई ये सर्विस तुम्हारी नेगेटिव लिस्ट में आ रही है या नहीं आ रही है। पहले वो ये बताता था कि पॉजिटिव लिस्ट में आ रही है कि नहीं आ रही है, अब बताएगा नेगेटिव लिस्ट में आ रही नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही तो टैक्सेबल, है ना। दूसरा, प्रोसीजरल कंप्लायंस। अब सर्विस टैक्स वैसे तो सिंपल लगता है देखने में, रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने में, बट मोस्टली चीजें ना ई फाइलिंग कर दी है। आज भी इंडिया में लोगों को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, और जिनको आता भी उनके पास टाइम नहीं होगा। तो अप्लाई करने के लिए भी यू नीड ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो अप्लाई करना है, रिटर्न ई फाइलिंग कंपलसरी है। कहाँ हर एसएससी के बस की ई फाइलिंग करना। ई पेमेंट अभी कंपलसरी नहीं किया, लेकिन उसमें भी 10 लाख से ऊपर वालों के लिए कर दिया है। तो मोर और लेस कंपलसरी करते जा रहे हैं। कल वो लिमिट 10 से घटा के 1 लाख कर दी तो बस सारे लोग कवर हो गए। बात समझ रहे हो जो कहना चाह रहा हूं? तो अब ऐसे एनवायरमेंट में इट इज डिफिकल्ट फॉर एन इंडिविजुअल एसएससी टू गो इंडिपेंडेंट। ही नीड्स द सर्विसेज ऑफ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। नेक्स्ट, पर्सनल रिप्रेजेंटेशन। बहुत बार होता है ना जब स्क्रूटनी में खुल जाता है केस, कुछ झगड़ा हो जाता है तो अपील करते हैं, रूटीन में भी जाते हैं, वहां थोड़ी जा सकता है एसएससी। मतलब जा तो सकता है, उसको क्या समझ में आएगा क्या बहस करूं और क्या ना करूं। अगेन दे हैव टू डिपेंड ऑन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। फोर्थ, सर्टिफिकेशन एंड ऑडिट। ये कंपल्सरी नहीं है अभी तक, आपको पता है नहीं बात। तो अभी तक जो सर्टिफिकेशन का फंडा चल रहा है ना वो इनकम टैक्स में ही है। जो टैक्स ऑडिट वगैरह मैंने आपको पढ़ाया था अभी तक, वो सब फंडे सिर्फ इनकम टैक्स में है अभी तक। सब जगह वैट में भी हम डिस्कस करते रहे, कंपलसरी कर दो, बहुत अच्छा है, रिटर्न जाएगी, एसएससी को तो नॉलेज नहीं होती, सीए से साइन करा के भिजवाओ, कंपलसरी करो। वो तो ये बोलते रहेंगे। अब देखो सरकार कब मानेगी। हाँ, जिस दिन मान लेगी उस दिन आप सबकी लॉटरी लगेगी जबरदस्त, है ना। आजकल पेपर बड़ा इजी आ रहा है, नंबर बड़े ज्यादा आ रहे हैं सबके। हो सकता है गवर्नमेंट यही तैयार कर रही होगी, भाई पहले तो जरा 1 लाख सीए और बना लो, फिर एक साथ वैट और सर्विस टैक्स में ना कंपलसरी कर देंगे, तो सबके पास जम के काम आ जाएगा। नहीं, अचानक चांदी हो जाएगी सबकी। सबकी गाड़ियां मारुति से टोयोटा में कन्वर्ट हो जाएगी अचानक। As the number of service tax returns are increasing, sooner or later, department has to adopt a policy that they will check few returns and accept rest as correct. I am on 4th point. Just like income tax, CAs can be given a role for certification of returns. Something like tax audit can also be introduced. ठीक है। और 5वां, कीप पेस विद द फ्रीक्वेंट चेंजेस। अभी रोज तो नई कहानी लाते हैं, तो इसने लिखा है कि जो सीए है, आप भी करना है, ध्यान रखना, नहीं तो फंस जाओगे जिंदगी में। जो सीए है वो तो सेमिनार्स अटेंड करता है, टैक्स जर्नल पढ़ता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, सब कुछ करता है, तो उसको पता रहता है क्या हो रहा है टैक्स की दुनिया में, है ना। जो बेचारा बिजनेसमैन है वो तो अपने लेबर से ही नहीं फ्री हो पाता, रोज के उसके झगड़े, आज रॉ मटेरियल नहीं आया, आज बिजली चली गई, आज ये हो गया, वो कहाँ बैठ के सर्कुलर पढ़ेगा कौन सा नहीं आया। तो बेटर है कि वो एक सीए को अपॉइंट कर लेगा, वो पढ़ लेगा, उसको बता देगा उसको, भाई तेरे से मतलब का ये आ गया। तो दिस इज द रोल ऑफ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। बाकी आपके मन में और जो आए वो भी आप बता सकते हो कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट के बाद बहुत पैसा होगा तो वो उसका पार्टनर बन सकता है उसके बिजनेस में वो भी तो एक रोल ऑफ सीए है ना। और वो टेंशन में हो तो उसने और सारा कुछ पढ़ रखा होगा, तो वो उसको गाइड करेगा इन जनरल कैसे बिजनेस करना चाहिए। बाकी सब जो है नॉन टैक्सेशन रिलेटेड मैटर्स आप अपने आप लिख सकते हो लास्ट में, ठीक है। पेज 15,
चैलेंजेस बिफोर द सर्विस टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, क्या क्या चैलेंजेस हैं जी? Systematic development is required to reduce the burden on customs duties and production, that is excise duty. The best solution is to take service tax from most of the services, subject to just few exceptions, without increasing the rate. ठीक है? So this is a suggestion. ये सजेशन है, नीचे लिख लो. Suggestions for better service tax administration लिखा ना, वहां पर ले जाओ इसको काट के, इसको लिख लो, काटो मत, चलो ऊपर लिखा रहना, नीचे आप लिख लो टैक्स मोस्ट ऑफ द सर्विसेज विदाउट इंक्रीजिंग रेट ऑफ टैक्स. ओहो, यहां नहीं प्रीति, आप गलत लिख रहे हो. नीचे एक हेडिंग देखिए, सजेशंस फॉर बेटर सर्विस टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, इससे नेक्स्ट बड़ी हेडिंग, वहां लिख लो ये पॉइंट, टैक्स ऑल द सर्विसेज विदाउट इंक्रीजिंग द रेट. टैक्स ऑल द सर्विसेज विदाउट इंक्रीजिंग द रेट. ठीक है, चलो हो गया. अब हमारे पास चैलेंज क्या है? सबसे पहला, सर्विसेज आर इंटेंजिबल. अब जैसे माल है, माल तो पकड़ लेंगे किसी का, सर्विस तो दे दी, बात खत्म. कहां पकड़ेंगे उसको? कोई भी सर्विस नहीं, मैंने पढ़ाया, आप आए, आपने पढ़े, फीस दिया, आप भी गए, मैं भी गया, बात खत्म. पकड़ते रहो जिसको पकड़ना. मुश्किल है किसी भी सर्विस में, है ना. तो ये इधर की तरफ एक पेज खाली है आपके पास, लिखो इस पे challenges in service tax collection. Challenges in service tax collection. ठीक है, सबसे पहला क्या है? सर्विसेज आर इंटेंजिबल. दूसरा, ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. ओ बाप रे, इतना बड़ा हिंदुस्तान है, 3000 किलोमीटर लंबा, कहां तक पकड़ोगे? आर्मी चाहिए हर डिपार्टमेंट में. ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, पता नहीं कौन कहां बैठा है, वो ठक 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 ठक, नहीं क्या बना रहा है, क्या बेच रहा. सर्विस तो सब कुछ है. जो आपकी बिल्डिंग बन रही है उसमें सरिया बांध रहा है, वो सर्विस नहीं है क्या? देखा जाए तो देखने में लगे इसकी कहां 10 लाख की टर्नओवर होगी, वो पता लगा वो सरिया ही बांध देता है हर 2 घंटे में एक बिल्डिंग का. एक बात करो, मैं अगर ईमानदारी से वो भी अपनी बिलिंग करने लगेगा, 10 लाख को वो भी क्रॉस कर जाएगा इजीली. बट ऐसे लोगों का तो कोई लेना देना ही नहीं होता टैक्स से, उनको तो टैक्स की स्पेलिंग भी नहीं पता होती, और चल रहा है. तीसरा, लो लेवल ऑफ एजुकेशन. ये तो रहेगी प्रॉब्लम. Then, goal of revenue maximization. This is also a challenge. Goal of revenue maximization. It is also a big challenge. कैसे बढ़ाएंगे टैक्स? ठीक है. And the last, culture of voluntary tax compliance. Culture of voluntary tax compliance. कि लोग ईमानदारी से खुद ही टैक्स देने लगे. वाह वाह वाह, दे ही देंगे चलो एक दिन. ठीक है, कोई डाउट? लास्ट है एक्सटेंट कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन. तो ये मैंने आपको बता दिया, जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन इसका उल्टा एप्लीकेबल है. मैंने बताया था ना, अगर जम्मू एंड कश्मीर से कोई दिल्ली में सर्विसेज दे तो टैक्स लगेगा. अगर दिल्ली से कोई जम्मू एंड कश्मीर में दे तो नहीं लगेगा. जम्मू एंड कश्मीर से जम्मू एंड कश्मीर में दे तो नहीं लगेगा. तो ऑब्वियस है. क्लियर? इसके अलावा एक पॉइंट जो हमेशा ही आता है वो फिर से है, लास्ट में पड़ेगा नीचे, सर्विसेज प्रोवाइडेड विद इन टेरिटोरियल वाटर्स एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इज आल्सो टैक्सेबल. टेरिटोरियल वाटर्स एक्सटेंड अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द इंडियन लैंड मास. इसको हाईलाइट कर लेना, ये भी कभी कभी एक आध नंबर में पूछ सकते हैं. इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसमें अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं कुछ, इवन दैट इज टैक्सेबल. दैट इज डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ इंडिया इन ऑल सेंस. ठीक है, लेट्स हैव अ ब्रेक.